तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेरा ये मानना है कि प्रीवियस जितने भी रिविजनरी लेक्चर्स इसके पहले आए हैं वो आपने रिवाइज कर लिया है। दूसरा, मेरा ये अजम्पशन है कि आपने एक बार ये चैप्टर अच्छे से फुल फ्लेज रिवीजन कर लिया है। चाहे आपने कहीं से भी क्लास लिया हो, आपका एक बार का रिवीजन पूरा कंप्लीट है और आपको कोई भी डाउट नहीं है। तीसरा एजम्पशन ये है कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं और एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने में आपको मदद मिलेगी। और मेरा ही मानना है कि अगर थोड़ा सा भी सहयोग इस लेक्चर का आपके एग्ज़ाम के सफलता में हो सके तो मैं मानूंगा कि मेरा ये लेक्चर सफल हो गया। ठीक है, आइए इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट CA/CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए रिविजनरी लेक्चर ये कंडक्ट कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाएंगे। ये सारे पूरे सीरीज़ को देख के जाएंगे, जो भी मैराथन लेक्चर की मैं सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूँ, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। मेरा मानना है कि एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। जहाँ स्टूडेंट्स 100% मार्क्स सिक्योर करने का सोच रहे हैं, वहीं पर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स के साथ साथ रैंक लाकर आगे अपने फाइनेंस में करियर बनाने का भी सोच सकते हैं। फाइन। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा है इंटरनेशनल। सो ये चैप्टर फॉरेक्स से लिंक्ड है, तो पहले फॉरेक्स आपको करना है एंड देन फिर आपको ये चैप्टर करना है। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने पहले ये चैप्टर रिवाइज किया और बाद में आपको फॉरेक्स रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि पहले फॉरेक्स होगा उसके बाद ही आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपको फॉरेक्स के चैप्टर में पढ़ा दिया गया है। सो अंडर दिस चैप्टर वी विल स्टडी FM इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। मतलब अब जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे, अभी तक हम इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हुए हम इंडियन प्रोजेक्ट की NPV कैलकुलेट करते थे, अब हम फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे
और अब हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है। सो अंतर आपको साफ साफ पता चल रहा है। इस चैप्टर का नाम हम कैपिटल बजटिंग भी रख सकते हैं, रैदर हम इसे इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग बोल सकते हैं। कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है जहां पर हम एनपीवी निकालते थे, इस चैप्टर में भी हम एनपीवी ही निकालेंगे मेनली, बट यहां पर जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो फॉरेन प्रोजेक्ट्स होंगे। तो फॉरेन प्रोजेक्ट्स की एनपीवी की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं जरा उसे देखते हैं। तो सबसे पहले एनपीवी कैलकुलेशन का दो अप्रोच होता है, एक होम करेंसी अप्रोच और एक फॉरेन करेंसी अप्रोच। दो अप्रोच को यूज करते हुए हम एनपीवी निकाल सकते हैं ऑफ फॉरेन प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले समझते हैं ये होम करेंसी अप्रोच क्या होता है। होम करेंसी अप्रोच, होम करेंसी अप्रोच में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपको एनपीवी निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो होम करेंसी अप्रोच में सबसे पहला काम है, आपका प्रोजेक्ट फॉरेन में है तो फॉरेन प्रोजेक्ट्स में आपको क्या मिलेगा, आपको कैश फ्लोज मिलेगा, फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज आपको मिलेगा, फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उस फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को इंडियन रुपीस में, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि इंडिया हमारा होम कंट्री है और फॉरेन में हमारा लेट से यूएसए हमारा फॉरेन कंट्री है जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस डॉलर को जो कि हमें वहां पर मिल रहा है, डॉलर इनफ्लोस को हम इंडिया में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग एक्सचेंज रेट। हमें एक्सचेंज रेट लगाकर कन्वर्ट करना आता है, तो हम सारे करेंसी को अब हमने इंडिया में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास सारे कैश फ्लोज रुपीस टर्म में आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपनी होम करेंसी का डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। हमारे पास इंडियन रुपीस में कैश फ्लोज आ गए हैं, हमारे पास होम करेंसी डिस्काउंट रेट आ गया है। अब इंतजार की इस बात की, आप डिस्काउंट कर कर एनपीवी निकाल दीजिए। एनपीवी हमने बहुत बार इस तरह से निकाला है। तो मैं एक बार आपको फॉर्मेट बता दूं, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, आप क्वेश्चन देखते आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा। सबसे पहले आप फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज को लिख दीजिए। नॉर्मली ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, नहीं तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज लिख दीजिए, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपको हर एक साल का एक्सचेंज रेट आपको लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग परचेज प्राइस पैरिटी थ्योरी। फॉरवर्ड रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक ईयर एंड में, या आप IRPT इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी यूज करते हुए भी आप एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्सचेंज रेट आ गया, मान लीजिए $100 आपने लगाया था, $1 का 45 रुपीज है, तो आपका 4500 यहां पर आउटफ्लो हो गया। अब सारे आउटफ्लो इसी तरह से आप कन्वर्ट करके आपके सारे आउटफ्लोज रुपीस में आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझ लीजिए पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्चुअली में आप यही करते हैं और कुछ भी नहीं है। आपको एनपीवी निकालना होता है, पूरा चैप्टर एनपीवी बेस्ड चैप्टर है और इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी हम साथ में देखेंगे। तो अब आपका सारा कैश फ्लोज इंडियन रुपीस में आ गया है। आपका डिस्काउंट रेट है, आप डिस्काउंट रेट यूज करना आता है। अब आपका कैश फ्लोज आ गया, आपका डिस्काउंट रेट आ गया, आप डिस्काउंट कर कर प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे और ये एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। इस एनपीवी को हम होम करेंसी एनपीवी कहते हैं क्योंकि ये रुपी टर्म्स में है और हमारी होम कंट्री इंडियन है और हम अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइन, तो आप इस फॉर्मेट को देख लीजिए, बस यही एक मेन आपका कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। बाकी हम आगे करेंगे जो भी और भी कॉन्सेप्ट्स इसके इर्द गिर्द होने वाले हैं, ठीक है। तो एनपीवी निकालना बहुत आसान है, इसको हम होम करेंसी एनपीवी कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज देख लीजिए, फिर आप एक्सचेंज रेट यूज करते हुए उसको कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपीस में, फिर डिस्काउंट रेट यूज करते हुए आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और फिर आपका एनपीवी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। होम करेंसी अप्रोच। अब आते हैं फॉरेन करेंसी अप्रोच में। फॉरेन करेंसी अप्रोच में पहला स्टेप्स वही होगा, सबसे पहले जो हम अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से हमें फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज मिलेगा, तो वो आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, अब वहीं का वहीं डिस्काउंट कर देंगे, वहीं का वहीं डिस्काउंट कर देंगे फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट यूज करते हुए।
फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट यूज करते हुए वहीं का वहीं डिस्काउंट कर देंगे। तो वहीं का वहीं हमने डिस्काउंट कर दिया, फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज आ गया, फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट आ गया। अब हमने वहीं का वहीं डिस्काउंट करते हुए फॉरेन करेंसी एनपीवी निकाल दिया, हमने फॉरेन करेंसी एनपीवी निकाल दिया। लेकिन नॉर्मली हमें फाइनल आंसर हमें अपने होम करेंसी एनपीवी में ही देना होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी एनपीवी, एनपीवी मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू। सो आज की वैल्यू को अब हम कन्वर्ट करेंगे, फॉरेन करेंसी एनपीवी को अब हम कन्वर्ट करेंगे होम करेंसी एनपीवी में। तो कौन सा रेट यूज करेंगे, स्पॉट रेट यूज करेंगे। ठीक है, आइए एक बार स्टेप्स देख ले। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो सबसे पहले देख लीजिए और वहीं का वहीं डिस्काउंट कर दीजिए। फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट लगाते हुए आप फॉरेन करेंसी एनपीवी निकाल लीजिए और फिर आप स्पॉट रेट को यूज करते हुए फॉरेन करेंसी एनपीवी को कन्वर्ट कर लीजिए होम करेंसी एनपीवी में। आइए एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इसका देख लेते हैं। फॉरेन करेंसी अप्रोच आपके सामने है। सबसे पहले आप कैश फ्लोज लिख लीजिए। नॉर्मली ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैश फ्लोज कैलकुलेट करना आपको आता है। उसके बाद आप फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट यूज करते हुए आप डिस्काउंट रेट देख लीजिए और डॉलर में ही आप एनपीवी निकाल दीजिए। आपका एनपीवी निकल गया, क्योंकि फाइनल आंसर हम लोगों को इंडियन रुपीस में देना है। तो आप स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करते हुए फाइनल आंसर आप होम करेंसी एनपीवी में दे दीजिए। तो पहला स्टेप फॉरेन करेंसी एनपीवी, दूसरा स्टेप वहीं पे डिस्काउंट कर कर वहीं पर एनपीवी निकाल लीजिए और होम करेंसी एनपीवी निकालने के लिए स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका होम करेंसी एनपीवी निकल जाएगा। $1 का 45 रुपए, तो इतने डॉलर का कितना रुपए इंटू कर कर आपका होम करेंसी एनपीवी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं जो होम करेंसी एनपीवी का आंसर है और जो फॉरेन करेंसी एनपीवी का आंसर है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन। आप देख सकते हैं यहां पर जो हमने होम करेंसी का किया था, होम करेंसी और फॉरेन करेंसी एनपीवी का अप्रोच यूज करते हुए भी जो हमने होम करेंसी एनपीवी निकाला है, दोनों का आंसर अप्रोक्सीमेटली आपका सेम आ रहा है 1779 और यहां पर भी आपका है 1779। ठीक है, फाइन। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको होम करेंसी अप्रोच आ गया, आपको फॉरेन करेंसी अप्रोच आ गया। कुछ बातें, बोथ अप्रोच, दोनों अप्रोच आपको सेम एनपीवी देगा, अप्रोक्सीमेटली सेम एनपीवी देगा, अप्रोक्सीमेटली सेम एनपीवी देगा। हालांकि आपको तो कोई एक ही करना है एग्जाम में, आपको दोनों तो नहीं करना है। सो हमें कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए, जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगा आपको वो अप्रोच फॉलो करना चाहिए। डिस्काउंट रेट दोनों अप्रोच का अलग अलग होगा। आप देख सकते हैं यहां पर हमने 15% डिस्काउंट रेट यूज किया है होम करेंसी अप्रोच में और यहां पर फॉरेन करेंसी अप्रोच में हमने 9.82% डिस्काउंट रेट यूज किया है। सो दोनों अप्रोच का डिस्काउंट रेट अलग अलग होगा। अगर एक्सचेंज रेट मिसिंग है तो हम IRPT या PPT को यूज करते हुए एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी जो हमने किया, यहां पर भी हम एक्सचेंज रेट देख सकते हैं। अब एक्सचेंज रेट हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, ये IRPT का इक्वेशन है, फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट 1 प्लस रुपी इंटरेस्ट अपॉन 1 प्लस डॉलर इंटरेस्ट। तो हमने हर एक ईयर एंड का ईयर एंड 1, ईयर एंड 2 फॉरवर्ड रेट हमने हर एक ईयर एंड का इस तरह से निकाल दिया, जो हमने फॉरेक्स में बहुत बार किया है। ठीक है सर, इन एग्जाम में हम कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, और रिक्वायर्ड डाटा दिया हुआ है, अवेलेबल है, तो हम कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाटा स्पेसिफिक दिया हुआ है, अगर फॉरेन करेंसी अप्रोच का ही डाटा दिया हुआ है तो आप फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज कीजिए, और होम करेंसी अप्रोच का डाटा दिया गया तो होम करेंसी अप्रोच यूज कीजिए। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप कोई भी यूज कर आ सकते हैं। ठीक है, इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में हम RADR यूज करते हैं। जो डिस्काउंट रेट होता है, इस डिस्काउंट रेट को हम RADR बोलते हैं। सर ये RADR क्या होता है? इस डिस्काउंट रेट को जो 9.82 है और 15% है, इसको हम RADR बोलते हैं। सर RADR क्या होता है? RADR होता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, इसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ठीक है, क्योंकि फॉरेन प्रोजेक्ट्स में रिस्क होता है इसलिए हमें RADR यूज करना चाहिए। फॉरेन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व रिस्क, hence discount rate should be risk adjusted. The concept is simple.
हायर द रिस्क, हायर शुड बी द डिस्काउंट रेट, हायर द रिस्क, हायर शुड बी द डिस्काउंट रेट. व्हाट इज RADR? सो RADR रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फॉरेन प्रोजेक्ट्स में रिस्क होता है, इसलिए हम लोग RADR यूज करते हैं. अब RADR कैलकुलेट कैसे होता है? अगर मान लीजिए रिस्क फ्री 10% है और रिस्क प्रीमियम 5% है, ठीक है, रिस्क फ्री 10% है और रिस्क प्रीमियम 5% है, तो RADR क्या होगा? 15% होगा. फाइन, 10% रिस्क फ्री प्लस 5% मेरा उसका रिस्क प्रीमियम है, तो 15% मेरा RADR हो गया. लेकिन प्रेफर्ड क्या होता है? कंपाउंडिंग का एक इक्वेशन होता है, 1 प्लस RADR इक्वल्स टू 1 प्लस RF एंड 1 प्लस RP. RP स्टैंड फॉर रिस्क प्रीमियम, ठीक है. तो इससे मेरा जो आंसर आ रहा है 15.50 आ रहा है, और वैसे मेरा आंसर 15% आ रहा था, तो आप 15.50 आंसर को सही मानेंगे फॉर एग्जाम्स. तो आपको RADR कैलकुलेट करने का इक्वेशन भी आ गया, 1 प्लस RADR इक्वल्स टू 1 प्लस रिस्क फ्री 1 प्लस RP. जो रिस्क प्रीमियम है, जो रिस्क प्रीमियम का पार्ट है, वो दोनों अप्रोच में सेम माना जाता है. जो रिस्क प्रीमियम का पार्ट है वो दोनों अप्रोच में सेम माना जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो वही है, चाहे आप होम करेंसी अप्रोच यूज करें या फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज करें, प्रोजेक्ट की जो रिस्क प्रीमियम है वो दोनों में सेम माना जाता है. फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि लेट्स से RADR रुपी का 15% है, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं, RADR रुपी का है 15%. तो अगर मैं कहता हूं कि RADR और रिस्क फ्री और रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करने का तरीका आपको आ गया, तो बिल्कुल आ गया. आइए क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को बिल्कुल श्योर कर लेते कि आपको कोई दिक्कत नहीं है. आपको मैंने क्वेश्चन का एक फॉर्मेट दिया है, आप बस जो मैं पूछूंगा वही आपको बताना है. रिस्क फ्री इंडिया का है 11%, रिस्क फ्री USA का है 6%, ठीक है, और RADR रुपी का है, रुपी रिटर्न है 15%, RADR है 15%. सो आपको मुझे क्या बताना है कि US का RADR कितना होगा, US का RADR कितना होगा आपको मुझे बताना है. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया है? आपको मैंने दिया है रिस्क फ्री इंडिया का है, रिस्क फ्री इंडिया का है आपका 11%, रिस्क फ्री USA का है आपका 6%, और RADR है आपका इंडिया का 15%. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको USA का RADR निकालना है. वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर फटाफट निकालकर मुझे दीजिए. इसका फटाफट मुझे आंसर निकाल कर दीजिए. फाइन, आपने बिल्कुल सही निकाला होगा. इसका आंसर आपका आएगा सबसे पहले तो आप रिस्क प्रीमियम निकाल दीजिए रुपी में. तो 1 प्लस RADR, 1 प्लस रिस्क फ्री, 1 प्लस रिस्क प्रीमियम. तो सबसे पहले आप रिस्क प्रीमियम निकाल दीजिए रुपी का. और अब हम क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम तो सेम होता है, तो इसको यूज करते हुए 1 प्लस RF 1 प्लस रिस्क प्रीमियम, ये 6% दिया हुआ है डॉलर का और रिस्क प्रीमियम सेम होता है, तो आपने वही इक्वेशन यूज करते हुए RADR निकाल दिया 9.8198%, 9.8198%. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ये एनपीवी का दो तरह के अप्रोच होते हैं, फॉरेन करेंसी अप्रोच, होम करेंसी अप्रोच, दोनों में ही एनपीवी निकलता है. और जो डिस्काउंट रेट यूज होता है वो RADR यूज होता है. दोनों अप्रोच का डिस्काउंट रेट अलग अलग होगा, लेकिन रिस्क प्रीमियम सेम होगा. जैसे डॉलर का डिस्काउंट रेट यहाँ पे 9.82 आया है और रुपी का डिस्काउंट रेट यहाँ पर 15% था. फाइन, तो एक आप जरूर क्वेश्चन एग्जाम से पहले हाथ से करिएगा एनपीवी निकालने का, ताकि ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए. अब एनपीवी क्या होता है, बेसिक हमने इंटर आईपीसीसी का भी रिवाइज आपको यहां पर करवाया है. एनपीवी होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो.
ठीक है। एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एनपीवी अगर नेगेटिव होगा तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए, और एनपीवी अगर जीरो होगा तो हम इनडिफरेंट हमें रहना चाहिए। फाइन। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर पीआई ग्रेटर देन 1 है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, पीआई लेस देन 1 है तो हम रिजेक्ट करते हैं, पीआई इक्वल्स टू 1 है तो हम इनडिफरेंट रहते हैं। फाइन। पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड अगर कैश फ्लोज इक्वल है तो पेबैक पीरियड क्या होगा? आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में व्हाट विल बी द पेबैक पीरियड। इस क्वेश्चन में पेबैक पीरियड क्या होगा? पेबैक पीरियड इस क्वेश्चन में होगा 4 इयर्स। पेबैक पीरियड होगा 4 इयर्स। 4 साल में मेरा 100 रुपए रिकवर हो जा रहा है। तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया? आपने फॉर्मूला लगाया इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। पेबैक पीरियड का आपने फॉर्मूला लगाया। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल पेबैक पीरियड इन केस ऑफ अनइक्वल कैश फ्लोज। अभी हमारा कैश फ्लोज क्या था? इक्वल कैश फ्लोज। अब हमारा कैश फ्लोज है अनइक्वल कैश फ्लोज। चलिए मैं आपको समय देता हूं, आप इस क्वेश्चन का पेबैक पीरियड निकाल कर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसका पेबैक पीरियड निकाल के दीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जाम में अगर आ जाए तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, प्रोवाइडेड आपने एक बार रिवीजन जरूर किया हो। तो इस क्वेश्चन का आप पेबैक पीरियड निकाल कर दीजिए वीडियो पॉज करते हुए। फाइन, आपने पेबैक पीरियड बिल्कुल सही निकाला होगा। यहां पर हमारा पेबैक पीरियड 3.5 साल आ रहा है, आप देख सकते हैं 20। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ 50, यहाँ 90, 110, इस तरह से क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट आएगा। हमें 100 रुपीज रिकवर करना है तो 100 रुपीज 3 और 4 साल के बीच में 100 रुपीज रिकवर हो रहा है। तो 3 साल तो है ही। कंप्लीटेड ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर क्या है? 3 साल। 3 साल तो हो गई। अब बताइए मेरा कितना और बच गया रिकवर करना? मेरा 10 रुपए और बच गया। अगर 10 रुपए मुझे और मिल जाएगा तो मेरा पूरा रिकवर हो जाएगा। पूरे 4 साल मेहनत करके आपने 20 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए आपने कब तक कमाए होंगे? पूरे साल का 20 रुपए, तो 10 रुपए 6 महीने में कमाए होंगे। तो 3 साल 6 महीने हो गया। रिमेनिंग अमाउंट 10 रुपए था लेकिन आपने कमाए कितने थे? 20 रुपए कमाए थे। रिमेनिंग अमाउंट अपॉन अवेलेबल अमाउंट, तो ये 3.5 साल इसका आंसर आ गया। सो अनइक्वल कैश फ्लोज के केस में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट। फाइन सर, ठीक है आगे बढ़िए सर। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सो पेबैक पीरियड में एक ड्रॉबैक था कि उसमें जो कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंट नहीं किया जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट होगा पहले की तरह, बस अब यहां पर जो कैश फ्लोज होगा उसको हम डिस्काउंट करेंगे, सेम एज अबव, बट इन दिस केस कैश फ्लोज आर फर्स्ट डिस्काउंटेड। पहले हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे और फिर हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फाइन सर। सो आप यही क्वेश्चन आप ले लीजिए, जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको यहां पर दिया था, इसी क्वेश्चन का आप अब मुझे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल कर दीजिए। इसी क्वेश्चन का आप मुझे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल के दीजिए और डिस्काउंट रेट आपका है, डिस्काउंट रेट आप मान के चलिए 10%। डिस्काउंट रेट 10% है। इसी क्वेश्चन का आप मुझे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल के दीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको सॉल्व करिए एंड देन फिर आप कंटिन्यू करिएगा। इसके सॉल्यूशन को क्रॉस चेक करके आप आगे के कॉन्सेप्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। फाइन, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा इसका। जरा देखते हैं, अब आपको कैश फ्लोज को पहले डिस्काउंट करना, तो ये जितने भी कैश फ्लोज हैं इसको आप 10% से डिस्काउंट कर पहले आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ले लीजिए, फिर आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज जिस तरह से आप करते हैं उस तरह से कीजिए। आपको 100 रुपए रिकवर करना है, 4 और 5 साल के बीच में 100 रुपए रिकवर हो रहा है, तो 4 साल तो पूरा होगा ही, कंप्लीटेड ईयर्स 4 साल तो होगा ही। 4 साल को होने के बाद आपका कितना अमाउंट बाकी रह गया? आपका इतना रिमेनिंग अमाउंट रह गया है और अवेलेबल अमाउंट कितना था?
आपका अवेलेबल अमाउंट 31.05 था, तो आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आएगा 4.43 ईयर्स। 4.43 ईयर्स आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यहां पर आएगा। फाइन, आगे बढ़िए सर। आई होप आपका सबका आंसर सही होगा। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR बहुत ही सिंपल है, इसको हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी लिंक किया था। IRR वो रेट है जिसमें मेरा एनपीवी 0 होता है। IRR का इक्वेशन है लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। फाइन, तो इसके ऊपर पूरा डेरिवेशन एंड लॉजिक वगैरह सब ऑलरेडी समझा दिया गया है, और ये वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर में भी इसको बहुत बार यूज किया गया था। लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स की क्या ट्रीटमेंट होगी कैपिटल बजटिंग के केस में। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, सो टैक्स की क्या ट्रीटमेंट होती है, जितने भी कैश इनफ्लो हैं और जितने भी कैश आउटफ्लो हैं, आप हमेशा ध्यान रखना उसको आपको आफ्टर टैक्स लेना है, प्रोवाइडेड वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं इसमें। जितने भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट है, उसको हमें आफ्टर टैक्स लेना है। ठीक है, जैसे रेंट रिसीव्ड, अगर हमें रेंट रिसीव होता है तो इसको हमें आफ्टर टैक्स लेना है, शुड बी टेकन नेट ऑफ टैक्स। सैलरी पेड, इसको भी हमें नेट ऑफ टैक्स लेना है। लेकिन अगर बिल्डिंग अगर हम परचेस कर रहे हैं या लोन रिपेड कर रहे हैं तो वो नेट ऑफ टैक्स नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है ही नहीं। फाइन सर। डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट, डेप्रिसिएशन किसमें चार्ज होता है, फिक्स एसेट्स में चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन ऑनर ऑफ द एसेट्स चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, ना ये इनफ्लो और ना ये आउटफ्लो है, ये जस्ट एक प्रोविजन है। लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से हमें टैक्स सेविंग होता है। सेविंग को हम इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं, डेप्रिसिएशन की वजह से हमें टैक्स सेविंग होता है और उसको हमें लेना चाहिए अपने एनालिसिस में। सो डेप्रिसिएशन को हम दो तरह से अपने एनालिसिस में ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों कंपनी ने सेल्स 100 रुपए कमाए, एक का डेप्रिसिएशन 10 रुपए चार्ज किया, पीवीटी। अब टैक्स यहां पर 40% में 36 दिया जा रहा है, यहां 40 टैक्स दिया जा रहा है। पीएटी हम एडबैक कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो आप देख सकते हैं कमाए दोनों ने 100 रुपए हैं, लेकिन इनका जो कैश फ्लोज है 64 है और इसका 60 है। 4 रुपए इसका कैश फ्लो ज्यादा है, क्योंकि ये 4 रुपए कम टैक्स दे रहा है, क्योंकि ये 4 रुपए कम टैक्स दे रहा है, इसलिए 4 रुपए इसका कैश फ्लो ज्यादा है। इसी को हम कहते हैं टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कैसे होता है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। सो आपका टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और अगर आपको एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन बताना है तो आप इसको नेट ऑफ टैक्स ले लीजिए, जो 100 रुपए आपका सेल्स था उसको नेट ऑफ टैक्स ले लीजिए और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन अलग से ले लीजिए। तो इस केस में भी आपका देखिए कैश फ्लो 64 और 60 आ रहा है। फाइन, फिर से मैं दोनों प्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूं आपको। कैश फ्लोज निकालने का प्रेजेंटेशन है ये, डेफिनेटली एग्जाम में बहुत काम आएगा। या तो आप पूरा फॉर्मेट में लेकर अपना पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए और बाद में आप एडबैक कर लीजिए डेप्रिसिएशन, या तो ये कर लीजिए, या तो आप हर एक आइटम्स को आफ्टर टैक्स लेके चलिए। जैसे सेल्स को आपने आफ्टर टैक्स लिया, ठीक है, और अब आपने यहां पर डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग अलग से लिया। सेकंड पॉइंट में डेप्रिसिएशन था ही नहीं तो 0 होगा, तो ऑब्वियस बात है यहां पर 64 और 60 इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकता है। दोनों प्रेजेंटेशन आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई यहां पर आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे तो या तो आप नेट प्रॉफिट निकालकर एडबैक कर लीजिए डेप्रिसिएशन, या सभी आइटम को आफ्टर टैक्स लेते हुए आप टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन को अलग से एडबैक कर लीजिए। दो मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मली, एक एसएलएम मेथड, एक डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड आप सबको पता होगा, एसएलएम मेथड होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। ठीक है, एसएलएम मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ट्रीटमेंट ऑफ सैल्वेज वैल्यू इन केस ऑफ लॉस एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन मुझे जरूर बताएंगे। आपको मैंने क्या क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, आपको मैंने डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, लाइफ दिया है, टैक्स रेट दिया है। ठीक है, आपको क्या बताना है, हर एक साल का कैश इनफ्लो,
और कैश आउटफ्लो। सैलवेज वैल्यू आपका है 30,000। सो आप वीडियो पॉज कीजिए और मुझे हर एक साल का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो निकाल कर दीजिए फटाफट, 2 मिनट लगेगा, फटाफट निकाल कर दीजिए। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप आपने सही आंसर निकाला होगा। आइए मैं भी एक बार क्रॉस चेक करूं। हर साल का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आप हर साल का डेप्रीशिएशन निकालिए, ठीक है। डेप्रीशिएशन WDV मेथड आपको निकालना आता है। 1 लाख ओपनिंग बैलेंस, 10% आपका डेप्रीशिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इस तरह से आपका हर साल का डेप्रीशिएशन निकल जाएगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। हर एक साल का डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन तो सर नॉन कैश आइटम होता है, हाँ, लेकिन इस डेप्रीशिएशन की वजह से आपका टैक्स सेविंग हुआ होगा। तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन का आपने क्या इक्वेशन बताया है? डेप्रीशिएशन इनटू टैक्स रेट। मतलब पहले साल आपका 5,000 रुपए, दूसरे साल 4,500, 4,050, 3,645, 3,280, 0.5 और 1 लाख का आपका कैश आउटफ्लो था जीरो पीरियड में और 30,000 आपको सैलवेज वैल्यू का मिलेगा। तो ये सारे आइटम्स फुलफिल हो गए हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर हम लास्ट आइटम में आएंगे। सैलवेज वैल्यू का जो लॉस कट किस तरह से ट्रीट करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये आइटम आ गया, ये सारे आइटम्स आपके आ गए हैं, ये भी आइटम आ गया, ये भी आइटम आ गया। अब आपका सिर्फ एक आइटम बचा है, वो मैं अभी कैलकुलेट करके आपको देता हूं। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए अब सारा ध्यान हम सैलवेज वैल्यू पे लगाते हैं। सो आपका टोटल डेप्रीशिएशन कितना हुआ? आपने टोटल डेप्रीशिएशन अभी तक कितना चार्ज किया? आपने 40951 का टोटल डेप्रीशिएशन चार्ज किया, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या था? 1 लाख। आपने डेप्रीशिएशन कितना चार्ज कर लिया? इतना चार्ज कर लिया। तो आपका अभी भी कितना अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन चार्ज करना बाकी है? अभी भी आपका इतना अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन चार्ज करना बाकी है, लेकिन उसके एवज में आपको सिर्फ 30,000 का सैलवेज वैल्यू मिला। तो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ 29049। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी एक नॉन कैश आइटम है। फाइन, आपका 29049 लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ, लेकिन इस लॉस की वजह से आपको टैक्स सेविंग हुआ है। डेफिनेटली टैक्स सेविंग कितना? 50% का टैक्स सेविंग हुआ है। सो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इनटू टैक्स रेट, आपका टैक्स सेव्ड ऑन लॉस आ जाएगा, जिसको हम इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। ये लॉस आपका नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन कैश आइटम है, कभी भी ये कैश अकाउंट में नहीं आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आप बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं इस चीज को, और आप अकाउंटिंग में तो आप ऐसे भी माहिर है, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं मेरा इनफ्लो है, नहीं मेरा आउटफ्लो है, ये नॉन कैश आइटम है, लेकिन इसकी वजह से मुझे 50% का टैक्स सेव्ड होगा। 14524.5 मेरा टैक्स सेविंग हुआ है। तो यहां पर हम अगेन लास्ट ईयर में उसको ऐड कर देंगे और ये आपका आ गया लास्ट ईयर का आपका इनफ्लो आ गया। मुझे हर साल का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो निकालना है और मैंने ये सामने निकाल दिया है। फाइन, सो ये आपका हो गया, कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो गया? WDV इन केस ऑफ लॉस सैलवेज वैल्यू। फाइन, इसी तरह से हम ट्रीटमेंट ऑफ सैलवेज वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड WDV मेथड कर सकते हैं। आइए सेम क्वेश्चन करिए आप। अब आपका सैलवेज वैल्यू 65,000 है। देखते हैं कौन सबसे पहले करके देता है। वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट इसका आंसर बताइए। वीडियो पॉज करते हुए, अब आपका सैलवेज वैल्यू 65,000 है। सेम क्वेश्चन आपका रहेगा। फाइन, मेरा मानना है कि आप बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे। लेट्स चेक, ठीक है। जीरो पीरियड में तो वही रहेगा, टैक्स सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन भी वही रहेगा, 65,000 ये रहेगा। अब यहां पर आप देखते हैं क्या रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन टिल डेट, अमाउंट नॉट रिटर्न ऑफ, लेकिन इसके एवज में आपको 65,000 मिला, इसका मतलब आपको प्रॉफिट ऑन सेल है।
प्रॉफिट ऑन सेल आपका नॉन कैश आइटम, लेकिन इस प्रॉफिट की वजह से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 50% का। इस प्रॉफिट की वजह से आपको 50% का टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपका 2975.50 आपका टैक्स पे हुआ है। सो आपका ये नेट कैश इनफ्लो आ रहा है ईयर 5 में 65305। सो यहां पर प्रॉफिट के केस में आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, लॉस के केस में आपका टैक्स सेव्ड हो रहा है। ठीक है सर। अब आपका इसी में थर्ड कॉन्सेप्ट है सैल्वेज वैल्यू का ट्रीटमेंट है, लेकिन एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड है। आइए आप सेम क्वेश्चन कीजिए। अब आपका एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट आप इसमें हर साल का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो निकाल कर दीजिए। सो मेरा मानना है कि आपने इसको भी बिल्कुल सही किया होगा। लेट्स चेक। जीरो पीरियड में आपका 1 लाख का आउटफ्लो है, नो प्रॉब्लम, और 50,000 रुपए आपको सैल्वेज वैल्यू मिल रहा है। डेप्रिसिएशन आपका कितना है? डेप्रिसिएशन हर साल 10,000 है। इस हर साल 10,000 की वजह से आपका 50% टैक्स सेव होगा, मतलब 5,000 रुपए आपका टैक्स सेविंग होगा। डेप्रिसिएशन का 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अब आपका देखना है। ओरिजिनल कॉस्ट आपका 1 लाख था, डेप्रिसिएशन टिल डेट 50,000 है, अमाउंट अभी भी नॉट रिटर्न ऑफ है 50,000, सैल्वेज वैल्यू 50,000, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका जीरो आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब एसएलएम मेथड के केस में प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जीरो आएगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं प्लस माइनस जीरो, क्योंकि एसएलएम मेथड था। तो सैल्वेज वैल्यू का 3 तरह का ट्रीटमेंट हो गया, एक लॉस, एक प्रॉफिट और एक एसएलएम मेथड के लिए। एसएलएम मेथड में सैल्वेज वैल्यू ही रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस उस केस में कुछ नहीं होगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। सो अब आपका एक फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन केस ऑफ लॉस और डब्ल्यूडीवी है तो सैल्वेज वैल्यू में प्लस टैक्स सेव्ड ऑन लॉस, इन केस ऑफ प्रॉफिट है तो सैल्वेज वैल्यू में माइनस टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट, और एसएलएम मेथड में प्लस माइनस जीरो। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने बैक टू बैक किया, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ। ये बेसिक चीजें हैं, बड़ी कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, और उसमें ये छोटे छोटे जो वर्किंग नोट्स हैं वो आपको काफी काम आएगा, क्योंकि इन सब के कारण ही आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ नॉन कैश आइटम। सो नॉन कैश आइटम के केस में सिंपल आप क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम इनटू टैक्स रेट। सो ये आपका हो गया टैक्स सेविंग या टैक्स पेड, नॉन कैश आइटम इनटू टैक्स पेड। जैसे अभी आपने प्रॉफिट ऑन सेल को किया इनटू टैक्स रेट, तो आ गया आपका टैक्स पेड। लॉस ऑन सेल इनटू टैक्स रेट, तो आ गया आपका टैक्स सेव। डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, तो आपका आ गया टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। फाइन, सिंपल आप क्या करेंगे, नॉन कैश आइटम इनटू टैक्स रेट, नॉन कैश आइटम इनटू टैक्स रेट। फाइन, जो भी नॉन कैश आइटम होगा उसको इनटू टैक्स रेट कर दीजिए, तो आपका टैक्स सेविंग या टैक्स पेड आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा अल्टरनेटिव है, आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, डेप्रिसिएशन, सैलरी पेड, रेंट रिसीव। फाइन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप बताइए इसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या आएगा, टैक्स पेड 40% है, उसके बाद क्या होगा, आप खुद इमेजिनेशन करिए, खुद आप इमेजिनेशन करिए। ये पूरा फॉर्मेट के साथ है, नेट प्रॉफिट आपको आता है बनाना, और कैश फ्लोज आपने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से ऑलरेडी कवर किया हुआ है। फाइन, सो टैक्स पेड एट 40%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ गया 171। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडबैक डेप्रिसिएशन कर देंगे, एडबैक लॉस ऑन सेल कर देंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल कर देंगे, जो जो आगे लेस हुआ है उसको ऐड कर देंगे, जो जो आगे ऐड हुआ है उसको लेस कर देंगे, नॉन कैश आइटम का इफेक्ट हटा देंगे, तो ये आपका आ गया 151, 151, 151। आप एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन से भी यही काम करेंगे,
एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी होता है। आप क्या करें, सिंपल जो हर चीज को नेट ऑफ टैक्स ले लीजिए, हर एक चीज को नेट ऑफ टैक्स ले लीजिए, हर एक चीज को नेट ऑफ टैक्स ले लीजिए, आपका ये 151 आंसर आ गया। मतलब क्या, मतलब मैं बता दे रहा हूं, सेल्स को आप नेट ऑफ टैक्स ले लीजिए, ठीक है, लॉस ऑन सेल का आपको टैक्स सेव्ड होगा तो आप ऐड करेंगे 20 इंटू टैक्स रेट, प्रॉफिट ऑन सेल को आप करेंगे इंटू टैक्स रेट, यहां पर आपका टैक्स पेड होगा, ये टैक्स पेड होगा, डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट करेंगे, ये आपका टैक्स सेव्ड होगा, ये आप इंटू 1 माइनस टैक्स करेंगे, नेट ऑफ टैक्स लेंगे, हर एक कैश इनफ्लो आउटफ्लो को नेट ऑफ टैक्स लेंगे, रेंट रिसीव्ड को नेट ऑफ टैक्स लेंगे, फाइन। तो आप फाइनल आंसर आपका आएगा 151, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को नेट ऑफ टैक्स लेना है, नॉन कैश आइटम को आपको इस तरह से लेना है। और ऑब्वियस ही बात है, यहां पर लॉस ऑन सेल इनटू टैक्स पेड, तो यहां पे मेरा टैक्स सेव्ड आएगा, यहां मेरा टैक्स पेड आएगा, यहां मेरा टैक्स सेव्ड आएगा, ये नेट ऑफ टैक्स लेना है, ये नेट ऑफ टैक्स लेना है और ये नेट ऑफ टैक्स लेना है। फाइन सर। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये पता भी होना चाहिए और होगा भी जरूर। फाइन सर। तो दो अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है, एक पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाइए और बाद में नॉन कैश आइटम को एडजस्ट कर दीजिए, या आप हर आइटम को नेट ऑफ टैक्स लीजिए और जो नॉन कैश आइटम है उसको आप इनटू टैक्स रेट करिए, इनटू टैक्स रेट करिए, इनटू टैक्स रेट करिए, और हर एक आइटम को कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आइटम को नेट ऑफ टैक्स करिए और इसको आप इनटू टैक्स रेट, इनटू टैक्स रेट, इनटू टैक्स रेट करिए, तो फाइनल आंसर आपका 151 आ गया। ठीक है, फाइन, आगे बढ़िए सर। ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इंक्रीज इन करंट एसेट्स या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये आपका आउटफ्लो होता है। ये आपका क्या होगा? आउटफ्लो। डिक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? इनफ्लो ट्रीट करते हैं। ठीक है, फाइन। अजम्पशन, हमेशा अजम्पशन लेना है। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, जब भी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है आप अपने आप से अजम्पशन लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल हमेशा आप इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको आउटफ्लो मानेंगे और ईयर जीरो में इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो तब भी हम इसको रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल दिखाएंगे, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल करके दिखाएंगे। ये रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मेरा इनफ्लो है, ये ईयर एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ में रिलीज हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट का लाइफ परपिचुअल है तो हम फिर रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि परपिचुअल मतलब जो कभी समाप्ति नहीं होगा, तो वो तो फिर चलता ही रहेगा, फिर हम उस समय रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं दिखाएंगे। अदरवाइज हर एक केस में हमें रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल खुद दिखाना है। ठीक है, फाइन सर। तो फिर से रिपीट करते हैं, वर्किंग कैपिटल इंट्रोडक्शन कब करेंगे? ईयर जीरो। और रिलीज कब करेंगे? ईयर एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। ठीक है, फाइन। एडीआर जीडीआर इंटरनेशनल इश्यूज, कभी कभी कंपनीज इंटरनेशनल इश्यूज करती है, बाहर के देशों में सिक्योरिटीज इशू करती है पैसा रेज करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज आर एडीआर, जीडीआर, यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मसाला बॉन्ड। कुछ कंपनीज जिन्होंने एडीआर इशू किया है वो है इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भैया आप ये बताइए कि जीडीआर कितना इशू किया जाए, कितना नंबर ऑफ जीडीआर इशू किया जाए। तो सिंपल सा फंडा है कि हम ये देखेंगे कि हमारा इशू वैल्यू क्या है और हमारा इशू प्राइस क्या है। सो इशू वैल्यू अपॉन इशू प्राइस, मान लीजिए आपको 100 लाख रुपए चाहिए और मान लीजिए आपका यहां पर इशू प्राइस है 100 और आपको 100 लाख रुपीस चाहिए या फंड चाहिए। तो आप कितने नंबर ऑफ जीडीआर इशू करेंगे? आप 1 लाख जीडीआर इशू करेंगे।
आप 1 लाख GDR इशू करेंगे, इशू वैल्यू अपॉन इशू प्राइस, हमेशा ध्यान रखिएगा, इशू वैल्यू अपॉन इशू प्राइस। और कभी कभी आपको कॉस्ट ऑफ GDR भी पूछता है, मतलब KGDR, जैसे KE KD KO होता है वैसे ही KGDR हो सकता है। हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाएंगे, इशू प्राइस 1 माइनस एफ, इशू प्राइस 1 माइनस एफ मतलब नेट प्रोसीड, इसको हम क्या कहते हैं, नेट प्रोसीड्स कहते हैं, इसको हम नेट प्रोसीड्स कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा माइनस होता है, D0 1 प्लस जी अपॉन KGDR माइनस जी, ये वही इक्वेशन है जो हमने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में पढ़ा हुआ है, D1 अपॉन KE माइनस जी। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। D0 या DPS0 क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, और नंबर ऑफ शेयर्स इन ईच GDR। मान लीजिए एक GDR में 6 इक्विटी शेयर है, तो ऑब्वियस बात है आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो इंटू 6 मिलेगा। जो भी एक शेयर को डिविडेंड मिलता था अब आपको 6 शेयर का डिविडेंड मिलेगा। एक GDR में 6 इक्विटी शेयर है, तो फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट इंटू नंबर ऑफ ईच GDR। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, आपने क्वेश्चन भी इसके ऊपर किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार ये सवाल आया है। इशू प्राइस 1 माइनस एफ इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी अपॉन KGDR माइनस जी। DPS0 या D0 क्या होगा, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इन ईच GDR। फाइन, एक GDR में कितने शेयर्स हैं, अगर 6 शेयर्स है तो इंटू 6 कर देंगे। फाइन सर। अनइक्वल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर दो प्रोजेक्ट की लाइफ अनइक्वल है तो हम क्या यूज करेंगे, हम इक्वेटेड एनुअल अमाउंट मेथड यूज करेंगे। सो हमें PVCO निकालना आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, या हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना आता है, या हमें NPV निकालना आता है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा डिवाइडेड बाय PVAF इंटू डिस्काउंट रेट लाइफ का हम करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेटेड एनुअल अमाउंट आ जाएगा, हर साल का अमाउंट आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में लाइफ अनइक्वल होगी, जब भी क्वेश्चन में लाइफ अनइक्वल होगी हम इक्वेटेड एनुअल अमाउंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, देखते हैं आप ये क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और ये क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि इसके सिमिलर एप्लीकेशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले आप ये क्वेश्चन करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर। कंपनी X is forced to choose between two machines A and B. The two machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. Machine A cost 1,50,000 and will last for 3 years. It cost 40,000 per year to run. Machine B is an economy model costing only 1 lakh but will last only for 2 years and cost 60,000 per year to run. Opportunity cost of capital is 10%. Which machine company X should buy? So I am waiting for your answer. You can pause the video. मैक्सिमम इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा, फटाफट करके मुझे दीजिए। सो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। आइए जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप अपने आंसर पे कंसंट्रेट कीजिए। आइए हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीन ए की कीमत 1.5 लाख है, इनकी लाइफ 3 साल है और रनिंग कॉस्ट 40,000 है। मशीन बी की कॉस्ट आपकी 1 लाख है, 2 साल रनिंग है इसकी और 60,000 रुपीज़ रनिंग कॉस्ट है। तो पहले मशीन ए का हम करेंगे। परचेज कॉस्ट रनिंग कॉस्ट दोनों आउटफ्लो है तो इसलिए हमने ब्रैकेट में किसी को भी नहीं दिया। ये 3 साल तक, तो ये आपका हो गया PVCO। सो मशीन ए की PVCO है आपकी 249,440 और इसी तरह से मशीन बी की परचेज कॉस्ट रनिंग कॉस्ट 60,000 और इसकी आपकी PVCO है 204,100। तो आप देख पा रहे हैं अगर हम सिर्फ PVCO से कंपैरिजन करें तो मशीन ए में ज़्यादा जा रहा है, मशीन बी में कम जा रहा है, लेकिन इस तरह से कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन होगा क्योंकि लाइफ दोनों की अलग अलग है, एक की 2 साल है और एक की 3 साल है, तो हम इक्वेटेड एनुअल करके हम डिसीजन लेंगे। हमने इसको PVAF से डिवाइड किया और इसको भी हमने PVAF से डिवाइड किया। अब हमारा ये पर एनम फिगर आ गया है। अब देखिए कि इसमें ज़्यादा जा रहा है,
मशीन बी में पर एनम बेसिस पे ज़्यादा जा रहा है, इसलिए कंपनी को मशीन ए चूज करना चाहिए क्योंकि इसमें इक्वेटेड एनुअल आउटफ्लो कम जा रहा है। फाइन। हालांकि ये सवाल नहीं आएगा लेकिन इसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट जरूर आएगा और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो कोई भी सवाल आप कर देंगे, क्योंकि कैपिटल बजटिंग बहुत लोग बोलते हैं कि फाइनल में नहीं है, बट है कैपिटल बजटिंग, बस नाम बदल गया है, अब इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। फाइन सर। एनपीवी कैलकुलेशन इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होता है तब क्या हम लोग करते हैं काम, आइए देखते हैं। इन्फ्लेशन होता है तो पहले हम लोग को कैश फ्लोज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, इन्फ्लेशन नहीं है और इन्फ्लेशन है। जिस कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन नहीं होता है उसको रियल कैश फ्लोज कहते हैं, और जिस कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन होता है उसको मनी कैश फ्लोज कहते हैं। रियल कैश फ्लोज एक्सक्लूजन ऑफ इन्फ्लेशन, मनी कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन मिला हुआ होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम रियल को मनी में कैसे बदले और मनी को रियल में कैसे बदले। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें रियल को मनी में बदलना है और मनी को रियल में बदलना है। आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। अगर मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट 100 रुपए है, आज एक पेन की कॉस्ट 100 रुपए है और 10% इन्फ्लेशन है। आज एक पेन की कॉस्ट 100 रुपए है और 10% इन्फ्लेशन है, तो एक साल बाद पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 110 रुपए होगी। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। अब मुझे बताइए 100 रुपए को क्या कहेंगे आप? इस 100 रुपए को हम कहेंगे रियल कॉस्ट, और इस 110 को क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आप मनी कॉस्ट। ठीक है, तो आपने क्या इक्वेशन यूज किया? आपने यह इक्वेशन यूज किया, 100 को आपने कंपाउंड किया, 110 आया, तो 110 आपका मनी कैश फ्लोज है, ये रियल कैश फ्लोज है, ये इन्फ्लेशन रेट है और ये लाइफ एन है। सो आपको रियल टू मनी में बदलना आ गया। रियल यहां पर 100 रुपए था, आपने 100 रुपए को 110 रुपए कर दिया, मतलब मनी कैश फ्लोज कर दिया। तो इसका प्रॉपर इक्वेशन अगर बोला जाए तो ये प्रॉपर इक्वेशन आपका ये है, मनी कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू रियल कैश फ्लोज 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर एन। फाइन। मनी कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू रियल कैश फ्लोज 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर एन। और इसी तरह से अगर आपको रियल कैश फ्लोज निकालना है तो आप रियल यहां लिख दीजिएगा, तो मनी कैश फ्लोज अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर एन। तो सिंपल से ये कह सकते हैं अगर रियल कैश फ्लोज को मनी कैश फ्लोज में बदलना है तो आप कंपाउंड करिए इन्फ्लेशन रेट से, और मनी को रियल में बदलना है तो आप डिस्काउंट करिए इन्फ्लेशन रेट से। ठीक है, सो अब आपको इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट भी करना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको किस तरह से रियल टू मनी में बदलना है या मनी टू रियल में बदलना है, ये वाला चीज आपको आ गया है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हम एक एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर रियल कैश फ्लोज को मनी में बदलने के लिए हम कंपाउंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पे हम कंपाउंड कर कर मनी कैश फ्लोज निकाल रहे हैं, रियल को मनी में बदलकर हम यहां पर मनी कैश फ्लोज यहां पर हमने निकाल दिया। और आगे चलकर पूरा एनपीवी कैलकुलेशन है, बट आपको हम यहां पर इतना ही समझा रहे हैं कि रियल को मनी में कैसे बदलना है और मनी को रियल में कैसे बदलना है। ठीक है, इन्फ्लेशन होगा तो कैश फ्लोज दो प्रकार का होगा, एक रियल कैश फ्लोज और एक मनी कैश फ्लोज। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हायरिंग एन एजेंट फॉर इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर। कभी कभी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करने के लिए हमें एजेंट हायर करना पड़ता है, पैसा हमें जल्दी मिल जाए उसके लिए हमें एजेंट हायर करना पड़ता है। अगर उस एजेंट को जो हम कमीशन दे रहे हैं वो जस्टिफाइड है तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके पैसा आ जाए घर, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अर्ली ट्रांसफर ऑफ फंड में हम प्रॉपर डिसीजन लेंगे और यह देखेंगे कि एजेंट में दिया हुआ कमीशन जस्टिफाइड है या नहीं है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया है, जैसे कि अगर हमें जल्दी पैसा मिल जाता है तो मान लीजिए हमारी जो कमाई हो रही है वो 0.26% ऑफ वॉल्यूम हो रही है। जल्दी पैसा मिलने से हमारी कमाई 0.26% ऑफ वॉल्यूम हो रही है, और लेकिन इसके लिए हमें जो पे करना पड़ रहा है वो 0.50% ऑफ वॉल्यूम पे करना पड़ रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, सो दिखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि सर्विस बेनिफिशियल ये नहीं है। फाइन,
लेकिन हम इसमें कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर न्यू ट्रांसफर ऑफ फंड जल्दी पैसा मिल जाएगा तो ऑब्वियस बात है इससे हमारा रिस्क काफी कम हो जाता है। सो जल्दी पैसा मिलने से हमारा रिस्क कम होता है, उसको भी हमें अकाउंट फॉल करना चाहिए। सो रिडक्शन ऑफ रिस्क, जो हमारा रिस्क कम हो रहा है वो अगर हमारा बहुत ज्यादा है तो हमें फिर ये सर्विस अवेल कर लेना चाहिए। ठीक है, सो एजेंट हायर करने के लिए हमें इतना सारा डिसीजन लेकर अपना निर्णय सही देना है। इंडिपेंडेंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम। सो कैश मैनेजमेंट सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक इंडिपेंडेंट मतलब सारी सब्सिडियरी, सारे जितने भी ब्रांचेस हैं वो सब अपना अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपना अपना जो भी उनको रिक्वायरमेंट है कैश का वो पूरा करें और एंड ऑफ द पीरियड में सारा पैसा हेड ऑफिस में भेज दें। और सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट मतलब होता है सारा जितना भी पैसा इधर उधर रखा हुआ है सारे पैसे को सेंट्रलाइज्ड मतलब हेड ऑफिस में लाया जाए एंड देन फिर हेड ऑफिस से यहाँ पे कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा वो निर्णय ले। मतलब एक जगह सारा पैसा आ रहा है और वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एक अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एंड में सारा पैसा आ रहा है। सो कौन सा बेटर रहेगा ये डिसीजन की बात है। दो तरह का सिस्टम होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को डिसेंट्रलाइज्ड भी बोलते हैं और डिपेंडेंट को सेंट्रलाइज्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे ईच सब्सिडियरी इन्वेस्ट इट्स सरप्लस कैश इन देयर ओन कंट्री। हर एक सब्सिडियरी अपना जो भी कैश है वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी और यहाँ पर ईच सब्सिडियरी विल इमीडिएटली ट्रांसफर सरप्लस टू कैश। ईच सब्सिडियरी इमीडिएटली अपना जो सरप्लस कैश है वो होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर देगी। होल्डिंग कंपनी फिर इन्वेस्ट करेगा। फाइनल आंसर मस्ट बी गिवन इन होल्डिंग कंपनीज करेंसी। जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा होल्डिंग कंपनी करेंसी में ही देना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइड एनपीवी। सो मॉडिफाइड एनपीवी क्या होता है? सो इसके लिए आपको मैं एक क्वेश्चन यहां पर पुटअप कर रहा हूं। इस केस में आपका री इन्वेस्टमेंट रेट अलग है और डिस्काउंट रेट अलग है और आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है। इस केस में आप मॉडिफाइड एनपीवी निकालिए। मतलब सीधा सा खेल है, पहले आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड देन फिर आप एनपीवी निकालेंगे। री इन्वेस्टमेंट कर कर जब हम एनपीवी निकालते हैं तो उस एनपीवी को हम मॉडिफाइड एनपीवी कहते हैं। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए और इस पूरे क्वेश्चन का आप मुझे मॉडिफाइड एनपीवी निकाल कर दीजिए फटाफट। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, फटाफट निकाल कर दीजिए। सो आई होप आपने इसका आंसर निकाल लिया है। आप वीडियो पॉज कर कर, अभी भी अगर आपने नहीं निकाला है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए। सो सिंपल सा इसमें खेल है। इसमें पहले हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो जो हमें 100 रुपये मिल रहा है, अभी हम डिस्काउंट कर देते थे, अब हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो ये 100 रुपये को 5 साल का है तो 4 बार हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 4 बार हमें इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल तो खत्म ही हो गया, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल और 4 से 5 साल, तो ये 4 बार हो गया। इसी तरह से 3 बार, इसी तरह से 2 बार, इसी तरह से 1 बार, इसी तरह से यहां पर तो 5 साल में 800 रुपए, तो उसकी कीमत 800 रुपए ही होगी। तो हर एक कैश इनफ्लो का हमने री इन्वेस्टमेंट रेट यूज करते हुए फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया। ये आपका फ्यूचर वैल्यू है जो आपको दिख रहा है। ये इन्वेस्टमेंट्स करते हुए फ्यूचर वैल्यू निकल गया, तो ये अब आपका फ्यूचर वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू बोल लीजिए। ये ईयर एंड 5 की वैल्यू निकल गई। ये ईयर एंड 5 की आपकी वैल्यू निकल गई। आपको तो एनपीवी निकालना है, तो आप एनपीवी क्या होता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। सो अब आपका जो इनफ्लो है वो एक ही है, क्योंकि अब सब कुछ आपको 5 साल के बाद ही मिल रहा है, तो आप 5 साल से डिस्काउंट करेंगे और आउटफ्लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000। सो आपका मॉडिफाइड एनपीवी क्या हुआ? 1366.69। फाइन। मतलब यहां पहले री इन्वेस्टमेंट करके सारे अमाउंट को ईयर एंड में ले जाइए एंड फिर आप डिस्काउंट कर कर एनपीवी निकाल दीजिए। ठीक है, एनपीवी निकालेंगे, डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंट रेट यूज होगा और री इन्वेस्टमेंट रेट में री इन्वेस्टमेंट यूज होगा। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। अच्छा, तो क्या इक्वेशन बना मेरा? टर्मिनल वैल्यू अपॉन 1 प्लस के टू द पावर एन माइनस इनिशियल आउटफ्लो, तो ये आपका हो गया मॉडिफाइड एनपीवी। टर्मिनल वैल्यू मतलब यहां पर हम जो
सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक पीरियड में लेकर जा रहे थे, ईयर एंड ऑफ द लाइफ, जो कि यहाँ पे ईयर एंड 5 था। तो 5 ईयर में सारे कैश फ्लोज को जो हमने इकट्ठा किया, उन टोटल को हमने कहा टर्मिनल वैल्यू। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका मॉडिफाइड एनपीवी का। अब एग्जाम में आपको मॉडिफाइड एनपीवी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एग्जाम में आपको आएगा मॉडिफाइड आईआरआर का कॉन्सेप्ट, मॉडिफाइड आईआरआर का कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है, मॉडिफाइड आईआरआर क्या होता है, मॉडिफाइड आईआरआर क्या होता है, आईआरआर वो होता है जिसमें एनपीवी 0 होता है। तो मॉडिफाइड आईआरआर क्या हुआ, जिसमें मॉडिफाइड एनपीवी 0 हुआ। आईआरआर वो होता है जिसमें एनपीवी 0 होता है, तो मॉडिफाइड आईआरआर वो हुआ जिसमें मॉडिफाइड एनपीवी 0 हुआ। सो मॉडिफाइड एनपीवी क्या होता है, मॉडिफाइड एनपीवी अभी अभी आपने बताया मुझे कि मॉडिफाइड एनपीवी ये होता है टर्मिनल वैल्यू अपॉन 1 प्लस के टू द पावर एन माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मॉडिफाइड एनपीवी को क्या करना है, 0 करना है। सो अब आपका ये इक्वेशन कैसे डिराइव हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका डिराइव हो जाएगा, आप देखिए इस तरह से आप इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन आपका फिर डिराइव हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया। हमें तो वो रेट चाहिए जिसमें मेरा मॉडिफाइड एनपीवी 0 हो, के मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट, वो रेट जिसमें मेरा एनपीवी 0 हो। तो ये मेरा के होगा जिसमें मेरा मॉडिफाइड एनपीवी 0 होगा। ये कहां से आया, ये मॉडिफाइड एनपीवी के इक्वेशन से आया, अंडर रूट एन टर्मिनल वैल्यू अपॉन इनिशियल कैश आउटफ्लो -1। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। एग्जाम में आपको जब आईआरआर निकालने बोलेगा तो आप डायरेक्ट इक्वेशन यूज कीजिएगा, लाइव दिया रहेगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो दिया रहेगा, 1 तो आपको लिखना ही है, बस टर्मिनल वैल्यू निकालना। और टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, अभी अभी आपने रीइन्वेस्टमेंट करते हुए सबका फ्यूचर वैल्यू लिया था, वही टर्मिनल वैल्यू आपको यहां पर लिखना है, जैसा भी क्वेश्चन में डाटा दिया हो वैसा लिखना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइव क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो दिया रहेगा, 1 तो आपको लिखना ही है, टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा आपको पता और अंडर रूट कर देना है। तो ये आपका मॉडिफाइड आईआरआर आ जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है मॉडिफाइड आईआरआर निकालने का, और जिसमें डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर कैश फ्लोज था, इसको हमने कंपाउंड किया, इसको हमने कंपाउंड किया, 9% क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसको हमने कंपाउंड करके फ्यूचर होल्ड निकाल लिया। ईयर एंड 3 में सारे हमने अमाउंट को कवर कर लिया और फिर हमने मॉडिफाइड आईआरआर लगाया, टर्मिनल वैल्यू, इनिशियल कैश आउटफ्लो इस क्वेश्चन में 15.625 था, -1 और ये 3। सो आपका फाइनल जो आंसर आया है वो आपका यहां पर आया 7.7236427%। फाइन। और इसको भी निकालने का आपको तरीका हमने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में समझाया हुआ है, a टू द पावर b। कैलकुलेटर से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई लॉग वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ये भी आपको बताया गया है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर में। फाइन, तो आप एक बार उसको रिवाइज कीजिएगा, उसमें आपको डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। फाइन सर, कॉन्सेप्ट नंबर 47 ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में मैंने ये किस तरह से कैलकुलेट होता है ये वाला मैंने आपको सिखा दिया है। चले आगे, चलिए सर आइए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल बीटा, फर्म बीटा, एसेट बीटा, प्रोजेक्ट बीटा विदाउट टैक्स। सो अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, बीटा का कॉन्सेप्ट आया है, और नॉर्मली ये कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में यूज होगा। ओवरऑल बीटा, ओवरऑल बीटा क्या होता है, इसको देखिए, ओवरऑल बीटा को हम फर्म बीटा भी बोलते हैं, एसेट बीटा भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट बीटा भी बोलते हैं। हम अपने क्लास में इसको ओवरऑल बीटा बोलेंगे, और ओवरऑल बीटा बोलने का मतलब है कि मैं ये सारी चीजें ही बोल रहा हूं। सो ओवरऑल बीटा क्या होता है, बीटा होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, तो ओवरऑल बीटा भी वेटेड एवरेज होगा। सो एक कंपनी में क्या क्या होता है, इक्विटी और डेट होता है, तो इक्विटी बीटा इंटू इक्विटी का वेट, डेट बीटा इंटू डेट का वेट, वेरी सिंपल। सो ओवरऑल बीटा का इक्वेशन इज 2 सिंपल, वेरी 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 सिंपल। ओवरऑल बीटा, फर्म बीटा, एसेट बीटा, प्रोजेक्ट बीटा। फाइन, इक्विटी बीटा इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट बीटा इंटू डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। फाइन सर, इसी तरह से अगर हम टैक्स होगा, अगर यही टैक्स होगा तो सेम इक्वेशन होगा, बस डिवेंचर में डिवेंचर 1 माइनस टैक्स कर देंगे,
जहां जहां डिवेंचर है वहां वहां डिवेंचर 1 माइनस टैक्स कर देंगे। ओवरऑल बीटा इज इक्वल्स टू इक्विटी बीटा इंटू वेट ऑफ इक्विटी, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट 1 माइनस टैक्स प्लस डेट बीटा इंटू डेट 1 माइनस टैक्स अपॉन इक्विटी प्लस डेट 1 माइनस टैक्स। फाइन ओवरऑल बीटा का इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लीवर्ड फॉर्म और अनलीवर्ड फॉर्म में क्या अंतर है? लीवर्ड फॉर्म में इक्विटी भी रहेगा और डिवेंचर भी रहेगा। लीवर्ड फॉर्म में इक्विटी भी रहेगा और डिवेंचर भी रहेगा, लेकिन अनलीवर्ड फॉर्म में सिर्फ इक्विटी रहेगा, ओनली एंड ओनली इक्विटी रहेगा। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। केई, केडी, केओ किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है अगर कोई टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो? केओ को निकालने का हम इंटर लेवल से इक्वेशन समझ रहे हैं। केओ को निकालने का इक्वेशन है केई डब्ल्यू ई प्लस केडी डब्ल्यू डी। केओ इज इक्वल्स टू केई डब्ल्यू ई प्लस केडी डब्ल्यू डी। अब केई क्या होता है? सीएपीएम इक्वेशन। केई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ, और केडी क्या होता है? आर एफ प्लस बीटा डेट इंटू आर एम माइनस आर एफ। सिंपल, बहुत ही सिंपल। आराम से एक बार इसको आप देखिए और इसको अपने माइंड में फिट करिए। केई का सीएपीएम इक्वेशन, केडी का सीएपीएम इक्वेशन, बीटा इक्विटी बीटा डेट। फाइन, केओ इज इक्वल टू केई डब्ल्यू ई केडी डब्ल्यू डी। इसका एक और अल्टरनेटिव है, अगर हमारा टैक्स नहीं दिया होता तो सिंपल आप कर लीजिए आर एफ प्लस बीटा ओवरऑल, जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था बीटा ओवरऑल इंटू आर एफ माइनस आर एफ, तो डायरेक्टली केओ कैलकुलेट हो जाएगा। केओ इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ओवरऑल इंटू आर एफ माइनस आर एफ। तो सीधा बीटा ओवरऑल कर लीजिए, सीधा आपका डायरेक्टली केओ कैलकुलेट हो जाएगा। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसी तरह से अगर हमारा टैक्स होगा तो क्या होगा? टैक्स होगा तो इक्वेशन वही होगा, इसमें एक ही अल्टरनेटिव है, KO इज इक्वल टू केई डब्ल्यू ई प्लस केडी डब्ल्यू डी। ये तो पूरा जाना पहचाना इक्वेशन है, चाहे टैक्स हो या नहीं हो, हमेशा ये आप लगा सकते हैं। केई का वही इक्वेशन होगा सीएपीएम का, आर एफ प्लस बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एफ। लेकिन केडी क्या होगा? क्योंकि सिंस आपका यहाँ पर डिवेंचर में इंटरेस्ट में टैक्स डिडक्टेबल होता है वो, तो इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स हो जाएगा। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स हो जाएगा। बाकी आपका केओ का वही रहेगा जैसा पहले था और केई का यही रहेगा जैसा पहले था, लेकिन यहां पर कोई अल्टरनेटिव 2 नहीं होगा। फाइन सर, केओ ऑफ अनलीवर्ड फर्म, अगर एक अनलीवर्ड फर्म है, अनलीवर्ड फर्म मतलब जिसमें कोई डिवेंचर नहीं है, एक अनलीवर्ड फर्म है, तो उसका केओ बराबर क्या होगा? केई होगा। उसका केओ बराबर केई होगा अनलीवर्ड फर्म का। फाइन सर, ओबी ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ओबी ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ओवरऑल बीटा, इसका मतलब कोई भी यहां पे डिवेंचर नहीं है, तो ओवरऑल बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्विटी बीटा हो जाएगा। ओवरऑल बीटा इज इक्वल्स टू इक्विटी बीटा हो जाएगा। अनलीवर्ड फर्म मतलब वह फर्म जिसमें कोई भी डिवेंचर नहीं होता है। तो छोटी छोटी रिलेशन है, बहुत काम का रिलेशन है। ओबी ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू ईबी। फाइन सर, effect of change in capital structure in overall beta, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। A school of thought led by MM concluded that, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल बीटा कभी नहीं चेंज होता। ओवरऑल बीटा ऑफ कंपनीज विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों ना बदल ले, चाहे वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी और डेट का जो परसेंटेज है वो क्यों ना बदल ले, ओवरऑल बीटा कभी नहीं बदलेगा। ओवरऑल बीटा ऑफ द कंपनी विल रिमेन कांस्टेंट। और दूसरा बात याद रखिएगा, ओवरऑल बीटा कभी नहीं बदलेगा ऑफ द सेम सेक्टर कंपनी। मान लीजिए एयरटेल का जो ओवरऑल बीटा है, आइडिया का ओवरऑल बीटा वही होगा। जो इंफोसिस का ओवरऑल बीटा है, विप्रो का भी ओवरऑल बीटा वही रहेगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओवरऑल बीटा कभी नहीं बदलता। फाइन सर, तो क्या बदलता है सर? जो इक्विटी बीटा है और डेट बीटा है वो बदलता है। जो ओवरऑल बीटा में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं, आप फिर से एक बार उसको देखिए, हम यह इक्वेशन यूज करते हैं ओवरऑल बीटा के लिए, ठीक है। सो ओवरऑल बीटा कहा जा रहा है ये कभी नहीं बदलता। तो क्या बदलता है? इक्विटी बीटा और डेट बीटा बदलता है, लेकिन ओवरऑल बीटा नहीं बदलता है। सो क्या क्या बदलता है? इक्विटी बीटा बदलता है, डेट बीटा बदलता है, लेकिन ओवरऑल बीटा नहीं बदलता, ठीक है। फाइन सर, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं बहुत सारे,
और डेफिनेटली आपने इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िए सर, हाउ टू कैलकुलेट अनलीवर्ड केई। अनलीवर्ड केई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अनलीवर्ड केई मतलब 100% इक्विटी। अनलीवर्ड केई मतलब 100% इक्विटी, और जब 100% इक्विटी होता है तो EB इज इक्वल टू OB होता है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अनलीवर्ड केई क्या होगा? RF प्लस बीटा ओवरऑल RM माइनस RF, RF प्लस बीटा ओवरऑल RM माइनस RF। ठीक है, ये तीनों रिलेशन आप ध्यान से समझिएगा। 100% जब इक्विटी होता है तो उसको अनलीवर्ड कहते हैं। फाइन, जब अनलीवर्ड होता है 100% इक्विटी होता है तो EB इज इक्वल टू OB होता है। तो अनलीवर्ड के का इक्वेशन क्या हो जाएगा? RF प्लस बीटा ओवरऑल इंटू RM माइनस RF, क्योंकि बीटा ओवरऑल इज इक्वल टू इक्विटी बीटा। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पर, यह क्वेश्चन मैंने आपको पुटअप किया, आप मुझे इस क्वेश्चन का अनलीवर्ड के निकाल कर दीजिए। इस क्वेश्चन का आप मुझे अनलीवर्ड के निकाल के दीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए एंड देन वीडियो वापस प्ले कीजिएगा। फाइन सर, सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन आपने सही लिखा कि नहीं। बहुत लोग बोलेंगे भैया RF प्लस बीटा RM माइनस RF तो 20%। जी नहीं, ये बीटा कब है? जब मेरा इक्विटी 80% है और डेट मेरा 20% है। लेकिन हमें तो यहां पर ऐसा बीटा चाहिए जो ओवरऑल बीटा हो, जिसमें 100% इक्विटी का झलक हो। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम ओवरऑल बीटा निकालेंगे। ओवरऑल बीटा निकालेंगे, इक्विटी बीटा इंटू वेट ऑफ इक्विटी 0.8 प्लस 0.2 प्लस डेट बीटा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम इसे 0 एज्यूम करते हैं। ये भी एक अच्छा अजम्पशन है जो हर एक क्वेश्चन में लगभग लग ही जाता है। डेट बीटा एज्यूम टू बी 0, यहाँ पे 0.20 अपॉन 0.8 प्लस 0.20, तो 1.60 टाइम्स, 1.60 टाइम्स मेरा ओवरऑल बीटा हो गया। अब आपको पता है कि अनलीवर्ड केस में EB इज इक्वल टू OB होता है। EB इज इक्वल टू OB होता है, तो अनलीवर्ड के क्या होगा? अनलीवर्ड के होगा RF प्लस बीटा ओवरऑल RM माइनस RF। तो यहां पर 18% मेरा आंसर आएगा, क्योंकि हमें अनलीवर्ड के निकालने बोला है। अनलीवर्ड के मतलब 100% इक्विटी, इसका मतलब इक्विटी बीटा इज इक्वल टू ओवरऑल बीटा। तो इसका मतलब आप ओवरऑल बीटा निकाल लीजिए और इक्वेट कर दीजिए इसको इक्विटी बीटा से, क्योंकि अनलीवर्ड केस में OB इज इक्वल टू EB होता है। अनलीवर्ड के ये सब एक फुल फ्लेश क्वेश्चन में काम आएगा। आपको वर्किंग नोट में ये सारी चीजें यूज होती है। फाइन सर, कॉन्सेप्ट, कभी कभी एक क्वेश्चन में बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं। कभी कभी हमारा भ्रम होता है कि नहीं, हम जब वो चैप्टर कर रहे हैं तो वही चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, कभी आप सोचेंगे कि भले मैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर छोड़ देता हूं, या मर्जर एंड एक्विजिशन, या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो ऐसा नहीं होगा। बहुत बार एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा चैप्टर की एप्लीकेशन होती है। ठीक है, सो आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से रिकॉल करने हैं, अच्छे से समझने हैं और अच्छे से करने हैं। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए सर। फाइन सर, सो आप देख सकते हैं यहां पर जो क्वेश्चन है वहां पर एक प्रॉक्सी वर्ड यूज किया गया है। तो प्रॉक्सी मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी मतलब सिमिलर। मान लीजिए अगर एयरटेल मेरा टारगेट कंपनी है तो एयरटेल का प्रॉक्सी कंपनी क्या होगा? प्रॉक्सी कंपनी मेरा आइडिया होगा। ठीक है, प्रॉक्सी कंपनी भी एक अच्छा इंडिकेटर है। कंपनी की वैल्यूएशन को करने में प्रॉक्सी एंटिटी का भी काफी उपयोग होता है। हम दूसरे कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करते हुए अपनी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। फाइन, सो हमने एक वर्ड समझा, प्रॉक्सी एंटिटी यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल फ्लेश्ड कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन। सो जो आपने इंटर FM में कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन किया था, यहां पर भी फुल फ्लेश्ड कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन आपको करना होगा, जहां पर नॉर्मली हम इंक्रीमेंटल बेसिस पे काम करते हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्यों ना हो। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल भी हमारा कैश आउटफ्लो होता है। ऑलरेडी अगर 15 मिलियन हमारे पास है और हमें 50 करना है, तो
हमें सिर्फ इंक्रीमेंटल ही करना है, 15 तो ऑलरेडी हैं, तो 35 ही करना होगा। एक आपको मैं जस्ट एक वर्किंग नोट समझा रहा हूं। सो टोटल मेरा कैश आउटफ्लो निकल कर आ गया। फिर हम क्या निकालते हैं, इनफ्लोज निकालते हैं। तो सेल्स होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा, डेप्रीशिएशन होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, लेस टैक्स होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। हम एडबैक क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन एडबैक करेंगे, तो हमारा हर साल का कैश फ्लोज भी आ गया। सो हर साल का हमारा कैश फ्लोज आ गया। सो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हमारा कैश फ्लोज कितना था, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर कुछ नहीं है तो इसको ही कैश फ्लोज मान लेंगे। तो नए प्रोजेक्ट में हमारा कितना एडिशनल कैश फ्लोज आया, इंक्रीमेंटल। नए प्रोजेक्ट में हमारा इंक्रीमेंटल इतना कैश फ्लोज आ रहा है। सो अब हम एनपीवी निकालेंगे। हमारा जीरो पीरियड में एक्स्ट्रा इतना जा रहा है, हर साल मुझे एक्स्ट्रा इतना मिल रहा है, और रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल हमें दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जो इंट्रोड्यूस किया था 35 एडिशनल इंक्रीमेंटल की बात हो रही है, तो हमने उसको रिलीज भी दिखा दिया। ये हमारा इनफ्लो है। डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, डिस्काउंट कर हम एनपीवी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। सो डिसीजन अगर हमारा एनपीवी पॉजिटिव है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज हमें रिजेक्ट करना चाहिए। फाइन। सो ये एक फुल फ्लेज्ड कैपिटल बेटिंग क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार किए हुए हैं अपने बेसिक एजुकेशन में। जॉइंट वेंचर बिटवीन टू कंपनीज बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कंट्रीज। तो दो कंपनीज के बीच में ज्वाइंट वेंचर हो सकता है जो अलग अलग कंट्री पे सिचुएटेड है। फाइन। देयर में बी ज्वाइंट वेंचर बिटवीन टू कंपनीज इन इंटरनेशनल मार्केट। वेंचर शुड बी बेनिफिशियल ओनली व्हेन बोथ पार्टीज आर इन ए बेनिफिशियल पोजीशन। सो दोनों पार्टीज अगर बेनिफिशियल पोजीशन में होगी तभी ज्वाइंट वेंचर में एंटर किया जा सकता है। जैसे कि आप समझते हैं मारुति सुजुकी, इट्स ए ज्वाइंट वेंचर। हीरो होंडा एक ज्वाइंट वेंचर हुआ करता था। टाटा स्काई इज ए ज्वाइंट वेंचर। सो इंडिया में ज्वाइंट वेंचर्स बहुत सारी कंपनी करी है, और ऑब्वियस बात है उन सबको कहीं ना कहीं ये सारे कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स लगाने होते हैं डिसीजन लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। सो यहां पर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर का भी एप्लीकेशन यूज होता है, जहां पर मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं। बीटा का एक इक्वेशन कैलकुलेट करने का ये है आर एस और एम, को रिलेशन सिक्योरिटी का मार्केट के साथ इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखेंगे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज बीटा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज बीटा। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड इशूड एट पार। बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या हम अपने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को रिफंड कर दे और नए बॉन्ड इशू कर दे। तो ये भी एक तरह का पूरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन रहेगा। इंक्रीमेंटल बेसिस पे हमें ये डिसीजन लेना है। कंपनी में डिसाइड टू रिफंड ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड को हम रिफंड कर देते हैं और नए बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, ये डिसीजन हम एनपीवी के बेसिस पे लिया करेंगे। फाइन सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी प्रॉपर कैपिटल बेटिंग है, तो थोड़ा इसका भी एक फॉर्मेट देख लिया जाए। सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालेंगे। हमें ओल्ड बॉन्ड रिफंड करना है, तो हमने ओल्ड बॉन्ड रिफंड करने के लिए हमें 315 लाख चाहिए। हम हर एक बॉन्ड को 1050 दे रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड हमारा ये था, तो ऑब्वियस बात हम रिडीमेबल एट प्रीमियम कर रहे हैं। हमें नए बॉन्ड इशू करके 300 लाख मिलेगा इशूड एट पार, और इसका मतलब और नए बॉन्ड इशू करने में हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट 9 लाख का खर्च होगा। तो हमारा नेट आउटफ्लो यहां पर 24 लाख का जा रहा है अगर हम पुराने बॉन्ड रिफंड करते हैं और नए बॉन्ड इशू करते हैं तो। लेकिन यहां पर पुराने बॉन्ड का हो सकता है मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट अभी रह गया हो राइट ऑफ करना, और अभी अभी हमने 15 लाख का जो प्रीमियम दिया है उसको भी हम आज ही राइट ऑफ कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए पुराने बॉन्ड में हर साल 30,000 रुपए हम राइट ऑफ कर रहे थे और 12 साल अभी और बचे हुए हैं मान लीजिए, तो मेरा इतना और राइट ऑफ करना बाकी है, तो टोटल मुझे इतना राइट ऑफ और करना है। ये दोनों मेरे नॉन कैश आइटम है। 15 लाख को तो ऑलरेडी हमने ले लिया है अपने मेन फॉर्मेट में, और 3,60,000 जब हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट लगा होगा तब दिया होगा। लेकिन इस राइट ऑफ की वजह से मुझे क्या होगा, मुझे 50% की टैक्स सेविंग होगी, तो इसको भी हमें अकाउंट करना है। इसे भी हम अपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएंगे। अब हर साल की बात होती है
तो ओल्ड सिचुएशन में हर साल इंटरेस्ट आपका 12.5% जा रहा था और हर साल आप 30,000 का राइट ऑफ कर रहे थे। हर साल आप ओल्ड सिचुएशन में इतना आप पीएनएल अकाउंट में क्लेम कर रहे थे। इससे हमारा 50% का टैक्स सेविंग होता। अगर आप पीएनएल अकाउंट में क्लेम करते हैं तो अल्टीमेटली आपका नेट आउटफ्लो ओल्ड सिचुएशन में कितना जा रहा था, ओल्ड सिचुएशन में अपना इतना इंटरेस्ट जा रहा था। ठीक है, ये तो राइट ऑफ था, तो राइट ऑफ की तो कोई बात ही मत कीजिए, और ये आपका टैक्स सेविंग हो रहा है। ठीक है, तो आपका हर साल ओल्ड सिचुएशन में इतना जा रहा था। अब हम इसी तरह से हम देखेंगे न्यू सिचुएशन में मेरा हर साल कितना जा रहा है। अब 10% इंटरेस्ट देना है। न्यू सिचुएशन में मेरा 30 लाख जा रहा है इंटरेस्ट का, और यहाँ 9 लाख का, इसको भी हम 12 साल अगर बचे हुए हैं तो हर साल इसको भी राइट ऑफ करेंगे। ये भी मेरा नॉन कैश आइटम है। हर साल हम इतना क्लेम करेंगे पीएनएल अकाउंट में, इसकी वजह से मुझे 50% की टैक्स सेविंग होगी। तो मेरा हर साल न्यू सिचुएशन में कितना जा रहा है, ये इंटरेस्ट का जा रहा है और ये टैक्स सेविंग का जा रहा है। तो हर साल न्यू सिचुएशन में मेरा इतना जा रहा है, तो अल्टीमेटली न्यू सिचुएशन में ज्यादा जा रहा है या ओल्ड सिचुएशन में ज्यादा जा रहा है, ओल्ड सिचुएशन में ज्यादा जा रहा है। ओल्ड सिचुएशन में कितना ज्यादा जा रहा है, इतना ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब हर साल मैं इतना सेव कर रहा हूं, और सेविंग को ही हम इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। सेविंग ही मेरा इनफ्लो होता है। ठीक है सर, तो अब मेरा एनपीवी का फॉर्मेट आ गया। जीरो पीरियड में मेरा इतना आउटफ्लो है, 9,30,000 का मुझे टैक्स सेविंग हो गया था जब मैंने जीरो पीरियड में राइट ऑफ कर दिया था प्रीमियम और फ्लोटेशन कॉस्ट, और हर साल के बेसिस मेरा इतना सेविंग हो रहा है 1 से 12 साल तक। तो हमने ये 6% से डिस्काउंट किया, क्वेश्चन में डेफिनेटली डिस्काउंट रेट दिया रहेगा। तो हमारा इंक्रीमेंटल एनपीवी आया, इंक्रीमेंटल एनपीवी मेरा पॉजिटिव आया। तो हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें ओल्ड बॉन्ड रिफंड कर देना चाहिए और नए बॉन्ड इशू कर देना चाहिए। यह सवाल सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया है। अगर एसएफएम का कोई एक सवाल जो बहुत बार आया है तो वो यह है। यह सवाल कम से कम 5 से 10 बार एग्जाम में आया है। फाइन, चले आगे। चलिए सर, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। सो कभी कभी क्या होता है, अभी हमने कॉन्सेप्ट किया ओल्ड बॉन्ड को रिफंड करेंगे, नए बॉन्ड को इशू करेंगे। कभी कभी टाइम लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में। तो उस केस में क्या होता है, हमें ओल्ड बॉन्ड में भी इंटरेस्ट देना पड़ता है और न्यू बॉन्ड में भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ओवरलैपिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस केस में हमें जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो ओल्ड बॉन्ड के लिए देना पड़ रहा है, क्योंकि उसको समय लग जाता है रिफंड करने में। सो ओल्ड बॉन्ड का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयर मे बी सिचुएशन वेयर कंपनी नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन बोथ ओल्ड एंड न्यू बॉन्ड फॉर फ्यू मंथ ड्यू टू डिले इन रिफंड ऑफ ओल्ड बॉन्ड। Hence, in such case, the extra amount of interest on old bond must also be taken in our analysis as cash outflow. So, मान लीजिए 2 महीने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सो ये पूरा आएगा आपका ओल्ड बॉन्ड का फेस वैल्यू 14% इंटरेस्ट मान लीजिए जा रहा था, तो ओल्ड बॉन्ड में मेरा एक्स्ट्रा 7 लाख इंटरेस्ट जा रहा है 2 महीने के लिए। हम हमेशा नेट ऑफ टैक्स लेते हैं, तो इसमें हमें 2,80,000 का टैक्स सेविंग हो जाएगा। तो नेट आउटफ्लो 4,20,000। इसे ईयर 0 में हम अपने इंक्रीमेंटल एनपीवी वाले फॉर्मेट में इसे भी हम लेंगे एज आउटफ्लो। फाइन सर, इंक्रीज इन इक्विटी बीटा ड्यू टू इंक्रीज इन डिवेंचर कंपोनेंट। ये यहां पर बताने वाली बात होगी कि अगर हमारा डिवेंचर कंपोनेंट बढ़ता है, अगर कंपनी का डिवेंचर बढ़ता है, अमाउंट ऑफ डिवेंचर बढ़ता है, उस केस में इक्विटी बीटा इंक्रीज होता है। इट मे बी नोटेड दैट व्हेन डेट कंपोनेंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, इट्स इक्विटी बीटा विल आल्सो इंक्रीज। डिवेंचर का ज्यादा होने से फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता है, इसलिए हमारा इक्विटी बीटा भी बढ़ता है। व्हेन कंपनी डिवेंचर्स इंक्रीजेस, कंपनी फाइनेंशियल रिस्क आल्सो इंक्रीजेस। इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, जब डिफॉल्ट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि हो सकता है उनको अपना जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो वापस ना मिले। इसलिए जब भी डिवेंचर बढ़ता है इक्विटी बीटा भी बढ़ता है। फाइन सर, व्हेन मोर देन वन ओवरऑल बीटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि ओवरऑल बीटा हमेशा सेम रहता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से
एक ही सेक्टर के एक से ज्यादा बीटा हो सकते हैं ओवरऑल बीटा, लेकिन हमें एक ही बीटा निकालना है, तो उस केस में हम एवरेज कर फाइनल आंसर निकालेंगे। इन सच केस इट इज बेटर टू टेक एवरेज ऑफ गिवन ओवरऑल बीटा एंड सॉल्व आवर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। फिर से रिपीट करता हूं, ओवरऑल बीटा सेम रहता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है अलग अलग कंपनी का अलग अलग ओवरऑल बीटा आ रहा हो। जैसे ABC का ओवरऑल बीटा 0.92 है, DEF का ओवरऑल बीटा 0.77 है, GII का ओवरऑल बीटा 0.77 है, JKL का ओवरऑल बीटा 0.84 है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, 4 ओवरऑल बीटा लेकर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम बेटर यही होगा कि चारों को ऐड कर लीजिए और एवरेज कर लीजिए और एक एवरेज ओवरऑल बीटा निकाल दीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन से अकॉर्डिंगली सॉल्व करिए। सो अगर किसी क्वेश्चन में 4 कंपनी है, सेम सेक्टर की कंपनी है, और अगर ओवरऑल बीटा अलग अलग आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस केस में आप एवरेज लेकर भी अपना काम चला सकते हैं। फाइन सर, when negative NPV of any project becomes positive NPV due to change in exchange rate, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक्सचेंज रेट के चेंज होने की वजह से एक नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट भी पॉजिटिव एनपीवी में परिवर्तित हो सकती है। जब हमारा एनपीवी नेगेटिव होगा तो हमारा डिसीजन होगा कि हमें प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए, और अगर हमारा प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव होगा तो हम ये डिसीजन लेंगे कि हमें प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर लेना चाहिए। एक्सचेंज रेट के चेंज होने से भी एक नेगेटिव एनपीवी पॉजिटिव एनपीवी में बदल सकती है और एक पॉजिटिव एनपीवी नेगेटिव एनपीवी में बदल सकती है। फाइन सर, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सो अगर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट ऑफ एनी प्रोजेक्ट निकालने के लिए बोलता है तो इसका यह मतलब है कि आपको क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए बोल रहा है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट और डिस्काउंट रेट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है, आरएफ प्लस बीटा ओवरऑल आरएम माइनस आरएफ, या हम इसे केईडब्ल्यूई प्लस केडीडब्ल्यूडी से भी निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन यूज हम कर सकते हैं, लेकिन अगर टैक्स रेट दिया हुआ है तो सिर्फ हम अल्टरनेटिव 2 ही यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी इसी चैप्टर में अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इक्विटी बीटा ऑफ मर्ज्ड फर्म और एक्वायरिंग फर्म। एक मर्ज्ड फर्म या एक्वायरिंग फर्म का इक्विटी बीटा क्या होगा, इक्विटी बीटा विल बी वेटेड एवरेज बीटा। इक्विटी बीटा ऑफ मर्ज्ड फर्म विल बी वेटेड एवरेज बीटा। मान लीजिए 2 कंपनी मर्ज हो रही है, एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड का इक्विटी बीटा लीजिए इंटू डब्ल्यू ए मतलब वेट ऑफ ए लिमिटेड, इक्विटी बीटा बी लिमिटेड का लीजिए और वेट ऑफ बी लिमिटेड करिए, तो आपका आ जाएगा इक्विटी बीटा ऑफ मर्ज्ड फर्म। फाइन सर, बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन इन केस एग्जिस्टिंग बॉन्ड इशूड एट ए डिस्काउंट। सो पहले भी हमने कॉन्सेप्ट किया है जहां पर एग्जिस्टिंग बॉन्ड वाज इशूड एट पार, बट यहां पर जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो डिस्काउंट में अगर इशू होगा तो उसका डिस्काउंट को भी हमें राइट ऑफ करना है। फाइन सर, इफ बॉन्ड्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट then the discount component needs to be written off. Discount amount written off is a non cash item. Fine. However, discount amount written off की वजह से मुझे टैक्स सेविंग होगी। आइए एक बार इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से फॉर्मेट बनाना है। सेम पहले की तरह ही फॉर्मेट रहेगा। पहले तो हम ओल्ड बॉन्ड रिफंड करेंगे, यहां पर हम ओल्ड फॉर्म प्रीमियम में रिफंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम राइट ऑफ करेंगे। फिर हमें नए बॉन्ड इशू करते वक्त हमें 300 लाख मिलेगा। नए बॉन्ड इशू करने का फ्लोटेशन कॉस्ट 2 लाख है, वो भी हमारा जाएगा। सो हमारा इनिशियल आउटफ्लो 6.5 लाख का हुआ। ठीक है, अब हमें राइट ऑफ करना है। एक तो जो हमने अभी भी प्रीमियम दिया 4.5 लाख का, आप देख सकते हैं ये 4.5 लाख का जो हमने यहाँ पे प्रीमियम दिया उसको राइट ऑफ करेंगे। ये हमारा कैश आउटफ्लो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मेरा टैक्स सेविंग होगा। एक डिस्काउंट जो दिया गया था जब हम इशू किए थे 4.5 लाख का डिस्काउंट अभी भी राइट ऑफ करना बाकी है। 5 साल और बचे हुए हैं। 10 साल ओरिजिनली ये बॉन्ड इशू किया गया था, लेकिन 5 साल और बचे हुए हैं, तो जो 9 लाख का हमने डिस्काउंट दिया होगा पुराने बॉन्ड को इशू करते वक्त, 4.5 लाख अभी भी डिस्काउंट राइट ऑफ करना बाकी रह गया है। और फ्लोटेशन कॉस्ट मेरा 3,60,000 का लगा था,
अब 5 साल और बचे हुए हैं, लेकिन अब तो हम ओल्ड बॉन्ड रिफंड कर रहे हैं, तो 180 अभी भी रह गए। इन तीनों अमाउंट को हम आज ही राइट ऑफ कर देंगे। ये तीनों अमाउंट नॉन कैश आइटम है, लेकिन इसकी वजह से 4,32,000 का मेरा टैक्स सेविंग होगा। फाइन सर। उसके बाद यहां पर ओवरलैपिंग इंटरेस्ट का भी अगर पॉइंट ऐड किया जाए तो 300 लाख का बॉन्ड था, 2 महीने के लिए ओवरलैपिंग इंटरेस्ट बोला गया है और 40% का टैक्स सेविंग तो लेंगे ही लेंगे, तो हमारा नेट ओवरलैपिंग इंटरेस्ट में 4,20,000 यहां पर मेरा जा रहा है। फाइन। सो ईयर 0 में मेरा ओवरऑल आउटफ्लो कितना हुआ, 650 का तो मेरा यहां पर आउटफ्लो गया था, 432 का मेरा टैक्स सेविंग होगा और 420 का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट में नेट आउटफ्लो है, तो मेरा ओवरऑल नेट आउटफ्लो हुआ 6,38,000 का। फाइन। सो एनुअल, अब एनुअल बेसिस में भी हम देखेंगे कि मेरा कितना बच रहा है। ओल्ड बॉन्ड में हम इंटरेस्ट पे करते थे, हम डिस्काउंट राइट ऑफ करते होंगे, हम फ्लोटेशन कॉस्ट राइट ऑफ करते होंगे, टोटल क्लेम हम पीएनएल अकाउंट में इतना का कर रहे थे, इसकी वजह से मेरा टैक्स सेविंग होगा 40% के हिसाब से। तो मेरा नेट आउटफ्लो कितना हुआ, ये तो मेरा इंटरेस्ट आउटगो हुआ और ये मेरा टैक्स सेविंग हुआ, बाकी सब तो मेरा नॉन कैश आइटम है। तो मेरा ओल्ड सिचुएशन में इतना जा रहा है, वही न्यू सिचुएशन में मेरा कितना जाएगा। इंटरेस्ट में पे करूंगा 12% में, 2 लाख का फ्लोटेशन कॉस्ट है, 5 साल लाइफ बची थी, तो इसको भी हम हर साल राइट ऑफ करेंगे, टोटल इतना क्लेम करेंगे, इतना मेरा टैक्स सेविंग होगा। तो न्यू सिचुएशन में मेरा नेट आउटफ्लो इतना जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है, तो मेरा न्यू सिचुएशन में कम जा रहा है। ओल्ड सिचुएशन में मेरा इतना जा रहा था, न्यू सिचुएशन में मेरा इतना जा रहा है, तो मेरा हर साल कितना बच रहा है, 325600 मेरा हर साल बच रहा है। सो अब फॉर्मेट देखते हैं एनपीवी का। 0 पीरियड में मेरा इतना जा रहा है और 1 से 5 साल तक मेरा इतना बच रहा है। 7.2% का डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में दिया होगा, या तो कैलकुलेट हो जाएगा। केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स। सो यहां पर मेरा इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। सिंस इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम रिकमेंड करेंगे कि हमें ओल्ड बॉन्ड रिफंड कर देना चाहिए। हमें ओल्ड बॉन्ड रिफंड कर देना चाहिए। फाइन, ठीक है। तो ये फुल फ्लेश क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इक्विटी बीटा एंड ओवरऑल बीटा बिफोर एंड आफ्टर द बायबैक। अगर बिफोर बायबैक मेरा 100% इक्विटी है, तो मेरा इक्विटी बीटा और ओवरऑल बीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल सिंपल। और आफ्टर बायबैक अगर मेरा 50% इक्विटी है और 50% डेट है, तो इस केस में मेरा इक्विटी बीटा और ओवरऑल बीटा अलग रहेगा। अगर 100% इक्विटी है, तो मैंने तो आपको इतनी बार अभी बता दिया, इसी रिविजनरी क्लास में बता दिया कि 100% इक्विटी के केस में मेरा इक्विटी बीटा एंड ओवरऑल बीटा सेम रहेगा। और अगर 50-50 है या कोई भी अलग रेशियो है, उस केस में मेरा इक्विटी बीटा और ओवरऑल बीटा अलग रहेगा। फाइन, फाइन सर। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स। जब भी आपको क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ एसेट्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप समझिएगा अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए बोला जा रहा है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। जब भी क्वेश्चन में रिटर्न ऑन एसेट्स बोलेगा, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। फाइन सर। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एपीवी इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक। एपीवी एक तरह का प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक है। इसका इक्वेशन होता है बेस केस एनपीवी, ध्यान से सुनेंगे, बेस केस एनपीवी माइनस इशू कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। बेस केस एनपीवी माइनस इशू कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। अगर एपीवी पॉजिटिव हुआ तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर एपीवी नेगेटिव हुआ तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है, ये बेस केस एनपीवी क्या होता है, ये इशू कॉस्ट में क्या लेना है, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करना है। सो बेस केस एनपीवी वह एनपीवी होता है जो इस अजम्पशन पे हम कैलकुलेट करते हैं कि सारा का सारा पैसा
फंडेड बाय इक्विटी, सारा पैसा इक्विटी फंडेड है, सारा पैसा इक्विटी वालों ने लगाया है, मतलब 100% इक्विटी फाइनेंस्ड। फाइन, भले ही डिवेंचर वालों ने भी लगाया होगा, लेकिन हम अजम्पशन यही लेते हैं बेस केस एनपीवी निकालते वक्त कि सारा का सारा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो पैसा लगा है वो इक्विटी वालों ने फंड किया है, 100% इक्विटी फाइनेंस्ड। जो डिस्काउंट रेट हम यूज करेंगे वो होगा अनलीवर्ड के ही, 100% इक्विटी में डिस्काउंट रेट क्या होगा, अनलीवर्ड के ही, क्योंकि डिवेंचर तो होगा ही नहीं उस केस में। ठीक है सर, तो हमारा बेस केस एनपीवी निकल गया। उसके बाद इशू कॉस्ट, इशू कॉस्ट कब लगता है, ईयर 0 में लगता है। इशू कॉस्ट किस में लगता है, जब हम इक्विटी रेस करते हैं तब भी लग सकता है, जब आप डिवेंचर रेस करते हैं तब भी लग सकता है। तो इशू कॉस्ट मेरा आउटफ्लो है, इसको भी हमें अलग से लेना होगा। फिर आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट अमाउंट इनटू टैक्स रेट, इंटरेस्ट अमाउंट इनटू टैक्स रेट मेरा होगा टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। व्हेन वी पे इंटरेस्ट वी सेव टैक्स, जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो हम टैक्स सेव करते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लेना है। सो टैक्स सेविंग इंटरेस्ट तो समझ में आ गया, अब हम उसका प्रेजेंट वैल्यू लेना है। प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए हमें डिस्काउंट रेट जरूरत होगा, तो यहां पर जो डिस्काउंट रेट लिया जाएगा वो इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, दैट इज केडी बिफोर टैक्स। यहां पर हम केडी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स नहीं करेंगे, यहां पे जो डिस्काउंट रेट होगा वो बराबर इंटरेस्ट रेट होगा। फाइन सर, तो इसका अगर आपको थर्ड स्टेप का थोड़ा प्रैक्टिकल देखना है तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसको निकालते हैं। आप देखिए यहां पर आपका ये इंटरेस्ट अमाउंट है, ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। 5 साल में आपको इंटरेस्ट अमाउंट यहां पे कैलकुलेट हुआ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इसे एक प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, और ये टैक्स रेट है। सो आपका यहां पर आ गया टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इतना आपने टैक्स बचाया है इंटरेस्ट पे करते हुए, ये आपका डिस्काउंट रेट हो गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया, यहां पर आप डिस्काउंट रेट ले लिए और यहां आपने प्रेजेंट वैल्यू कर दिया। तो यह आपका क्या आ गया, 4835 को क्या कहेंगे, 4835 को कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एपीवी कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एपीवी इज इक्वल्स टू बेस केस एनपीवी माइनस इशू कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेंसिटिविटी ऑफ एक्सचेंज रेट। कभी कभी आपसे सेंसिटिविटी ऑफ एक्सचेंज रेट के लिए पूछता है, तो सेंसिटिविटी कॉन्सेप्ट हमने इंटर में भी पढ़ा था। सबसे पहले आप देख लीजिए गिवन एक्सचेंज रेट क्या है और किस एक्सचेंज रेट में मेरा एनपीवी 0 हो जाता है, किस एक्सचेंज रेट में मेरा एनपीवी 0 हो जाता है, अपॉन गिवन एक्सचेंज रेट इनटू 100। फिर से रिपीट करते हैं, गिवन एक्सचेंज रेट माइनस एक्सचेंज रेट एट विच एनपीवी इज 0 अपॉन गिवन एक्सचेंज रेट इनटू 100। सर ये क्या बताता है, सेंसिटिविटी ऑफ एक्सचेंज रेट यह बताता है कि मेरा एक्सचेंज रेट कितना बढ़ जाएगा, कितना परसेंट अगर बढ़ने और घटने से मेरा एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट 0 हो जाएगा। मेरा एक्सचेंज रेट कितना परसेंट बढ़ने या गिरने से मेरा प्रोजेक्ट का जो एनपीवी है वो 0 हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज कितना मेरा एक्सचेंज रेट में हो, एक्सचेंज रेट कितना बढ़ जाए या गिर जाए जिससे मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा। फाइन, तो आप यहां पे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, यहां पर आपने जो ये निकाला है 90 जो गिवन एक्सचेंज रेट था, 85.94 में मेरा एनपीवी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, अपॉन 90 इंटू 100 तो 4.51 आया। तो इसका क्या मतलब है, इफ एक्सचेंज रेट फॉल्स बाय, यहां पर गिर रहा है, कम हो रहा है, इफ एक्सचेंज रेट फॉल्स बाय 4.51%, इफ एक्सचेंज रेट फॉल्स बाय 4.51% देन माय एनपीवी विल बिकम 0। अभी 90 है लेकिन अगर 85.94 हो जाएगा तो मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा। इफ एक्सचेंज रेट फॉल्स बाय 4.51% देन माय एनपीवी विल बिकम 0।
फाइन सर। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज वर्ड जब भी आएगा, एक्सपेक्टेड वर्ड जब भी आएगा, तो इसका यह मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज अलग अलग सिनेरियो में कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 सिनेरियो दिया हुआ है। पहले सिनेरियो में आपका कैश फ्लोज आ रहा है 31 लाख, दूसरे सिनेरियो में आपको कैश फ्लो आ रहा है 3280 एंड तीसरे सिनेरियो में आपको कैश फ्लो आ रहा है 3370 और सब सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। तो आप उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हुए टोटल आप निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज 32,26,000। सो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकालना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। फाइन सर। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी व्हेन विथहोल्डिंग टैक्स इज गिवन। सो अगर विथहोल्डिंग टैक्स दिया हुआ है तब हम एनपीवी कैसे निकालें। सो सिंपल सा फंडा है, व्हेनेवर विथहोल्डिंग टैक्स इज गिवन वी शुड डिडक्ट विथहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया है उसमें से आप विथहोल्डिंग टैक्स हटा दीजिएगा, तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपने एनपीवी निकालना सीखा ही था, सबसे पहले कैश फ्लोज है, यहाँ पर डिस्काउंट रेट है और नॉर्मली आपने यहाँ पर एनपीवी निकाल लिया। सो ऑब्वियस ही बात है एनपीवी आपका आया 109.44, लेकिन अब इसी क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसी में अगर हम विथहोल्डिंग टैक्स मिला देंगे तो क्या रहेगा ये जरा देखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में 10% विथहोल्डिंग टैक्स आ गया तब क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो देख लीजिए, जो अभी ऊपर आपने डिस्काउंट किया था, इनफ्लोज को अलग कर दीजिए और 10% विथहोल्डिंग टैक्स उसमें से हटा दीजिए। तो अब आपका आ जाएगा कैश फ्लोज आफ्टर विथहोल्डिंग टैक्स और इनिशियल आउटफ्लो से माइनस करके एनपीवी आ जाएगा। अब यहाँ पर एनपीवी मेरा नेगेटिव हो गया, सो हम डिसीजन लेंगे कि हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर विथहोल्डिंग टैक्स होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा क्या है, विथहोल्डिंग टैक्स अगर दिया हुआ है, एनपीवी वाला क्वेश्चन है, तो आप इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू टोटल कर दीजिए, जितने भी इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू को टोटल कर दीजिए और 10% अगर विथहोल्डिंग टैक्स है तो 10% हटा दीजिए। अब आपका इनफ्लो आ गया ये, और अब अकॉर्डिंगली आप जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे बढ़िए। ये इनफ्लो आ गया, आउटफ्लो आपका दिया हुआ था तो एनपीवी आ गया ये। फाइनल आंसर हम अपने होम करेंसी में निकालते हैं। 72 का रेट दिया हुआ है स्पॉट रेट, सो हमारा एनपीवी यहां पर नेगेटिव आ गया होम करेंसी एनपीवी का। और क्योंकि एनपीवी नेगेटिव आया है तो हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि विथहोल्डिंग टैक्स के कारण एनपीवी नेगेटिव आ रहा है और हमें यह प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फाइन सर। डीमर्जर। डीमर्जर डिसीजन। डीमर्जर का क्या मतलब होता है ये हमने मर्जर चैप्टर में सीखा। डीमर्जर मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन 2 भाग में डिवाइड हो जाती है या 2 से ज्यादा भाग में डिवाइड हो जाती है तो उसे डीमर्जर कहते हैं। सो क्या हमें डीमर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि हमें डीमर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो अगर मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो पहले डीमर्जर से पहले थी वो कम है, लेकिन डीमर्जर के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है, तो हमें डीमर्जर करना चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं करना चाहिए। सिंपल सा डिसीजन है, हमारी वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम डीमर्जर करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। फाइन सर। डीमर्जर के ऊपर भी हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन किया है और इसको भी हम केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार जरूर आपको ये सारे सवाल करने चाहिए और आपके ये स्टडी मटेरियल में भी कवर्ड है और आपने अपने क्लास में भी जरूर ये कवर किया होगा। फाइन सर। एनपीवी कैलकुलेशन इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन होता है तो डिस्काउंट रेट का क्या वहां पर एप्लीकेशन होता है, जरा इस बात को भी समझते हैं। इन्फ्लेशन के केस में डिस्काउंट रेट 2 प्रकार के होंगे, एक मनी डिस्काउंट रेट और एक रियल डिस्काउंट रेट। फाइन। इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन भी हमने फॉरेक्स चैप्टर में सीखा था। 1 प्लस मनी डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा तो हम इस इक्वेशन की मदद से वो निकाल सकते हैं। फाइन। सो आपको यहां पर ये इक्वेशन कब काम आएगा, जब या तो आपको मनी डिस्काउंट रेट चाहिए या तो आपको रियल डिस्काउंट रेट चाहिए, तब आपको ये इक्वेशन काम आएगा। तो अभी हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या समझा, हमने इस कॉन्सेप्ट में समझा कि अगर इन्फ्लेशन रेट है तो डिस्काउंट रेट 2 प्रकार का होता है, एक मनी डिस्काउंट रेट और एक रियल डिस्काउंट रेट। और मनी डिस्काउंट रेट और रियल डिस्काउंट रेट का इक्वेशन होता है 1 प्लस मनी डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट ब्रैकेट में 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। फाइन सर।
एनपीवी कैलकुलेशन इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसे होता है। तो इन्फ्लेशन के केस में हमने 3 कॉन्सेप्ट किया है इसको लेकर। पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर रिकॉल करा रहा हूं, हमारा कैश फ्लोज 2 प्रकार का होता है, एक रियल कैश फ्लोज और एक मनी कैश फ्लोज। ठीक है, रियल कैश फ्लोज और एक मनी कैश फ्लोज। और हमारा डिस्काउंट रेट 2 प्रकार का होगा, रियल डिस्काउंट रेट और मनी डिस्काउंट रेट। फाइन, 2 कॉन्सेप्ट हो गए। पहले कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा था कि कैश फ्लोज 2 प्रकार के होते हैं इन्फ्लेशन के केस में, रियल कैश फ्लोज, मनी कैश फ्लोज। डिस्काउंट रेट 2 प्रकार के होते हैं इन्फ्लेशन के केस में, रियल डिस्काउंट रेट, मनी डिस्काउंट रेट। अब आपको जब भी एनपीवी निकालना है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका कैश फ्लोज रियल है तो डिस्काउंट रेट भी रियल होने चाहिए, और अगर कैश फ्लोज मनी है तो डिस्काउंट रेट भी मनी होने चाहिए। इन दोनों के ऊपर हमने अलग अलग क्वेश्चन भी किए हुए हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है, मिसमैच मत करिएगा। अगर डिस्काउंट रेट रियल है तो कैश फ्लोज भी रियल होने चाहिए, अगर डिस्काउंट रेट मनी है तो कैश फ्लोज भी मनी होने चाहिए। मनी कैश फ्लोज टू रियल कैश फ्लोज में बदलना आपको आ गया है या मैंने सिखा दिया है, और मनी डिस्काउंट रेट टू रियल डिस्काउंट रेट कैसे आपको इक्वेशन यूज करना है ये भी आपको आता है। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं। अगर कैश फ्लोज रियल है तो डिस्काउंट रेट भी रियल होने चाहिए, कैश फ्लोज अगर मनी है तो डिस्काउंट रेट भी मनी होने चाहिए। फाइन सर, कंफ्लिक्टिंग डिसीजन गिवन बाय होम करेंसी अप्रोच एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच। हमने अभी तक ये कहा था कि फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज कर लो या होम करेंसी अप्रोच यूज कर लो, आंसर फाइनल सेम आएगा, लेकिन कभी कभी आंसर अलग अलग आ सकता है। ऐसा कब होगा? जब एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में अपने हिसाब से दिया हो, एक्सचेंज रेट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं बाय यूजिंग वेरियस थ्योरम्स लाइक परचेज प्राइस पैरिटी थ्योरी या इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, तो उस केस में हमारा आंसर अलग अलग आ सकता है। समटाइम्स ड्यू टू डाटा गिवन इन क्वेश्चन, sometimes due to data given in the question, final answer we may find answer under both home currency approach and foreign currency approach different। कभी कभी जो डाटा होता है क्वेश्चन को इस तरह से दिया जाता है कि हमारा जो होम करेंसी का एनपीवी है और फॉरेन करेंसी का एनपीवी है वो अलग अलग आ रहा है। वैसे कॉन्सेप्चुअली सेम आना चाहिए। उस केस में हम डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? हम होम करेंसी एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें होम करेंसी एनपीवी को पॉजिटिव करना है, हमारा हेड ऑफिस होम करेंसी में है। सो अगर होम करेंसी एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो फिर हम बोलेंगे कि हमें यह प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए। फाइन सर, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इन डीटीएए। कभी कभी क्या होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट 2 कंट्री के बीच में होता है। इसके कारण मान लीजिए अगर मैंने इंडिया में कोई टैक्स दिया है तो अमेरिका में वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा और अमेरिका में मुझे फ्रेश टैक्स देना पड़ेगा, तो मुझे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सो मुझे एक ही जगह टैक्स देना है। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट इंडिया में है और मैं अमेरिका से आया हूं, मैं इंडिया में प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहा हूं, इंडिया में भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, अमेरिका में भी टैक्स देना पड़ रहा है। डीटीए में ऐसा नहीं होगा, आपको इंडिया में जो आपने टैक्स दिया है वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा वहां का, और आप अमेरिका में जो टैक्स देते हैं वो दीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। इन केस ऑफ टैक्स क्रेडिट यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ओनली इन योर होम कंट्री। आप सिर्फ अपने होम कंट्री में टैक्स दीजिएगा, और अगर आपने कहीं और टैक्स दिया भी है तो उसका आप टैक्स क्रेडिट ले लीजिएगा। फाइन सर, इफ यू हैव पेड टैक्स इन फॉरेन कंट्री देन योर टैक्स विल बी रिफंडेड। अगर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया भी है तो योर टैक्स विल बी रिफंडेड और गेट एडजस्टेड फ्रॉम टैक्स पेड इन द होम कंट्री। आपका टैक्स या तो रिफंड कर दिया जाएगा या उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो भी आप अपने होम कंट्री में टैक्स पे करेंगे तो आप कम टैक्स पे कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वहां पर टैक्स पे कर दिया है, तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलने का पूरा अधिकार है इन केस आपकी कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ डीटीएए एग्रीमेंट है। फाइन सर, when 2 tax rate is given in the question, कभी कभी क्वेश्चन में 2 टैक्स रेट दिया होता है, तो जब भी क्वेश्चन में 2 टैक्स रेट दिया होगा, वन फॉर होम कंट्री एंड अनदर फॉर फॉरेन कंट्री। अगर क्वेश्चन में 2 टैक्स दिया होगा, एक होम कंट्री का और एक फॉरेन कंट्री का, तो हमें क्या करना चाहिए? उस केस में वी शुड यूज टैक्स रेट ऑफ दैट कंट्री वेयर इन्वेस्टमेंट इज डन।
हमें उस कंट्री का टैक्स रेट यूज करना चाहिए जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। फाइन, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आए थे क्वेश्चंस में, और ऑब्वियस सी बात है सब कुछ हम लोग आपको अमेंडमेंट्स भी अलग से बताते, किस किस क्वेश्चन में अमेंडमेंट्स आया है, हर चीज हम लोग आपको ग्रुप के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। सो फिर से मैं रिपीट करता हूं, वी शुड यूज टैक्स रेट ऑफ दैट कंट्री वेयर इन्वेस्टमेंट इज डन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। सो जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंट्री का आपको टैक्स रेट यूज करना है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। फाइन सर। तो फ्रेंड्स, हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक रिविजनरी लेक्चर है वो खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर एग्जाम के पहले बहुत काम आएगा। छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको यहाँ बताई है वो आपको काफी फायदा देगा, और डेफिनेटली आगे के लेक्चर्स भी आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है जहां पर आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और ये मैं मानता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, लेकिन फिर भी एक बार सुन के रहने से क्या होता है कि जल्दी से आप रिकॉल कर पाते हैं। अंत में तो सिर्फ रिटेन जिसकी अच्छी होगी, रिटेंशन पावर जिसकी अच्छी होगी, वही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट रिटेंशन पावर। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ना भी सही नहीं है। आप रिटेन नहीं कर पाए तो उसका क्या फायदा है। और बार बार एक चीज को सुनते रहने से क्या है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी में वो फिक्स हो जाएगा। फिर एग्जाम में आपको जो मैक्सिमम बच्चे जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये रिविजनरी लेक्चर अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। कोई गाइडेंस चाहिए तो जरूर मैं देने को हमेशा तैयार रहूंगा। आपके करियर को अच्छा बनाने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं, क्योंकि आपका नाम होगा तो मेरा भी उसमें नाम है। मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे सपने पूरे करें, आप इस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स सिक्योर करें, आप स्टॉक मार्केट और प्रैक्टिकल नॉलेज में नंबर 1 रहें, और बड़ी बड़ी कंपनीज आपको रिक्रूट करने के लिए रेडी रहें, और आप आगे चलकर टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस का जो सपना है वो पूरा करें। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स के साथ करोड़ों रुपए का पैकेज ले रहे हैं। इंडिया में ही नहीं, अमेरिका में, हांगकांग में, बहुत जगह हमारे स्टूडेंट्स रिक्रूट किए जा रहे हैं। आप भी हो सकते हैं उन सब में शामिल। बस अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके पास उम्मीद है तो आपने कुछ भी नहीं खोया है, आप सब कुछ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, कल मत करिए, क्योंकि कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। माना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच।